तो कहानी की शुरुआत में हैमिल्टन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसका क्लोज फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर हॉवर्ड गुजर गया है बेचारा। और ये हैमिल्टन की असिस्टेंट जिसका नाम है हेस्टिंग्स, जो हैमिल्टन को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। हॉवर्ड का फ्यूनरल होता है जिसमें उसके परिवार वाले आए होते हैं, लेकिन जरा भी दुखी नहीं लगते। सिर्फ हैमिल्टन ही अंदर से उदास होता है। ऐसे में वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से लाउड म्यूजिक सुनाई देता है। उसमें से एक आदमी मुंह में सिगरेट लिए ऐसे उतरता है जैसे कि वो फ्यूनरल में नहीं किसी पार्टी में आया हो। और दोस्तों पता है कौन है ये हॉवर्ड का पोता, नाम है जैसन। उसकी माँ उसको डांटती भी है कि यहाँ तुम्हारे दादाजी का फ्यूनरल चल रहा है और तुम इस तरह आए हो यहाँ पर, और वो भी इतना लेट। जैसन पूछता है तो क्या दफना दिया उन्हें, अब मैं चलूं? इससे साफ पता चलता है कि अपने दादाजी से उसको जरा भी प्यार या लगाव नहीं है। फ्यूनरल के बाद हॉवर्ड के बेटे और उनके परिवार वाले ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ हॉवर्ड का वसीयतनामा पढ़ा जाएगा। सभी उतावले हो रहे होते हैं कि पिताजी के पास कितना धन होगा और वो किसके लिए कितना छोड़ गए होंगे। अब हैमिल्टन वसीयतनामा पढ़ना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी का अमाउंट सुनकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि वाह, हमें जन्म जन्मांतर के लिए कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना धन कमाया है पापा जी ने। लेकिन वसीयत में ये लिखा होता है कि हॉवर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी का ज्यादातर हिस्सा अपने बेटों को नहीं दिया, बल्कि एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है, और बचा कुचा कुछ उन्होंने अपने 2 बेटों, एक बेटी और एक बहू के नाम किया हुआ है। असल में उनका एक बेटा बहुत पहले चल बसा था, उसी की वाइफ के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दिया है। अब बड़ा बेटा तो उठकर चला जाता है कि इस अमाउंट का मैंने क्या करना है, किसी भिखारी को भीख में दे दीजिए। बेटी के लिए भी वो 10,000 एकड़ की जमीन छोड़ गए थे, लेकिन बेटी भी उसको ठुकरा कर चली जाती है कि 10,000 एकड़ में मैंने कौन सा हल चलाकर खेती करनी है। अगला बेटा भी इसी तरह गुस्से में निकल जाता है क्योंकि उसे भी कोई तगड़ा अमाउंट नहीं मिला होता है। फिर अपनी बहू को यानी जैसन की माँ को हॉवर्ड ने अपना एस्टेट दिया था। जब तक वो जिंदा है उस एस्टेट के मुनाफे से अपना गुजारा कर सकती है और वहाँ पर रह भी सकती है, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जता सकती क्योंकि वो भी ट्रस्ट को ही बिलोंग करेगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, वो गुस्सा नहीं होती बल्कि उसको तसल्ली होती है कि कम से कम ससुर ने मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इतना तो दिया, वो भी चली जाती है। अब मेरे लिए तो दादाजी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, ये सोचकर जैसन भी वहाँ से जाने ही लगता है तो हैमिल्टन उसको बुलाता है। अब हैमिल्टन के पास एक बॉक्स और एक सील क्या हुआ कवर होता है। हैमिल्टन जैसन के सामने उसे खोलता है तो उसके अंदर बॉक्स की चाबी होती है। बॉक्स के अंदर होता है एक वीडियो कैसेट जिससे वो प्ले करता है। जब हॉवर्ड ने वसीयत लिखी थी ना, तब उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था जिसमें उन्होंने जैसन के लिए कुछ खास कहा होता है। जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक उन्होंने जैसन के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें यकीन हो चुका था कि परिवार की धन दौलत को जैसन हवा में उड़ा रहा है। ना उसे लाइफ की समझ है, ना पैसों की अहमियत समझता है वो, और बिना एक भी पैसा कमाए वो लाखों का खर्च कर रहा है। वो कहते हैं कि बेटा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो है द अल्टीमेट गिफ्ट। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास टास्क्स बताए हैं हैमिल्टन को। अगर तुम उन टास्क को पूरा करोगे और हैमिल्टन तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब जाकर तुम्हें मेरा वो अल्टीमेट गिफ्ट मिलेगा। हैमिल्टन जैसन को हॉस्टन जाने का टिकट देता है और कहता है कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जो पहला टास्क दिया है ना, वो यही है। साथ ही एक एडवांस्ड मोबाइल फोन भी देता है, मतलब 2006 में बहुत ही एडवांस्ड फोन था वो कहते हैं कि सुनो, इस फोन के जरिए तुम हमसे वीडियो कॉल पे बात कर पाओगे, हमसे कम्युनिकेट कर पाओगे, ओके? और तुम्हारे दादाजी के वीडियोस और ऑडियोज सब इसी में है। जैसन पूछता है कि आखिर वो टास्क है क्या, मुझे हॉस्टन में करना क्या है? हैमिल्टन कहता है वो तो मैं भी नहीं जानता, तुम बस हॉस्टन जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जैसन को गुस्सा भी आता है कि मैं बेवकूफ हूँ क्या जो बिना कुछ जाने हॉस्टन चला जाऊंगा। मुझे ना दादाजी का कोई गिफ्ट चाहिए और ना उनका कोई टास्क मैं करूंगा, कहकर जैसन चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो बहुत ही उतावली होती है कि दादाजी ने तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी दी है। जैसन कहता है ठेंगा दिया, पर हाँ, हैमिल्टन ने कहा है कि उन्होंने मेरे लिए कोई अल्टीमेट गिफ्ट रखा हुआ है और मुझे उसको लेने हॉस्टन जाना होगा, पर मैंने तो साफ मना कर दिया। पर अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हॉस्टन जाने में तुम्हारा जाता ही क्या है, हो सकता है सच में दादाजी ने तुम्हारे लिए हॉस्टन में कोई बड़ी प्रॉपर्टी रखी होगी और उसके बारे में वो अपने बेटा बेटी को बताना नहीं चाहते होंगे, हो सकता है। जैसन को भी अब लालच आ जाता है और अगले दिन वो चला जाता है हॉस्टन के लिए। पहले तो बाइक में ओवर स्पीडिंग करने की वजह से पुलिस पीछे पड़ जाती है, लेकिन जैसन बाइक को एयरपोर्ट के आगे छोड़कर हैमिल्टन से वो मोबाइल डिवाइस और टिकट्स लेकर अंदर चला जाता है। फ्लाइट में वो ये तक नहीं देखता कि उसकी सीट कौन सी है, सीधे जाकर बिजनेस क्लास में आराम से बैठ जाता है, क्योंकि बिजनेस क्लास से कम वाले किसी में भी जाने की उसको आदत थी नहीं। और केबिन क्रू उसको उठा देते हैं कि सर, आपकी सीट इकोनॉमी क्लास की है, आपको वहीं बैठना होगा। जैसन तो भड़क जाता है कि मैं कितने बड़े घर का हूँ पता है तुम्हें? वो कहते हैं कि सर, ये आपका घर नहीं, फ्लाइट है, जो टिकट में लिखा है वही हम बता रहे हैं। अब यहाँ जैसन को पता चलता है कि इस पॉइंट के बाद उसकी लाइफ में सहूलियत और लग्जरी के सारे पर काट दिए गए हैं और हैमिल्टन ने जानबूझकर उसके लिए इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की है। शायद ये भी दादाजी की शर्त थी। वहाँ की सीट में एक तरफ एक आदमी नींद में बार बार उस पर गिरता है तो दूसरी ओर एक बेबी चिल्लाकर उसके कान पकड़ देती है। पहली बार इस तरह ट्रैवल करके उसे बड़ा गुस्सा आता है और हॉस्टल में लैंड करते ही
वो हेस्टिंग्स को कॉल करके खूब चिल्लाता भी है कि मुझे इस तरह टॉर्चर करने का क्या मतलब है। तब एक आदमी पीछे से आता है और हंसकर कहता है कि तुम जैसन हो ना, बिल्कुल अपने दादाजी पे गए हो। मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ, नाम है गस्टो। गस्टो जैसन को अपनी कार में एक दूर दराज के गाँव में लेकर जाता है। रास्ते में वो जैसन को बताता भी है कि तुम्हारे दादाजी यानी कि मेरे दोस्त हॉवर्ड जैसा आदमी ना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना मेहनती था वो। बहुत देर सफर करने के बाद आखिर वो गस्टो के घर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसन कहता है कि सर आप बस मुझे मेरा वो गिफ्ट दे दीजिए जो दादाजी ने कहा था, मैं वापस चला जाऊंगा। गस्टो तो हंसता है कि बेटा पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्या है। अब जैसन आसपास देखता है, लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के, ना कोई दुकान, ना मॉल, ना कोई पब, ये तो जंगल में ले आया मुझे। गस्टो कहता है कि बेटा कल सुबह 5 बजे उठ जाना वरना ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसन को तो 10 बजे से पहले उठने की आदत ही नहीं है, खैर रात भी होती है। अब वहाँ तो बड़े घर में एसी रूम में सोने वाला जैसन, यहाँ नींद थोड़ी आने वाली है उसको। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की सोचता है लेकिन यहाँ फोन पे सिग्नल भी नहीं होता। यार ये किस नरक में डाल दिया इन्होंने मुझे, ये सोचकर वो परेशान हो जाता है। खैर सुबह हो जाती है। गस्टो आकर उसको जगाता है और कहता है कि बेटा तुम 5 बजे नहीं उठे तो ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है। खैर मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझाता हूँ, जरा उठ जाओ। लेकिन जैसन उठने का नाम ही नहीं लेता तो गस्टो एक इलेक्ट्रिक रॉड से उसको शॉक लगा देता है, तब जाकर वो उठता है। अब किचन में ब्रेकफास्ट के ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा होता है जो वो फेंकने जाते हैं। जैसन तो भूख के मारे उसे उठाकर मुंह में डाल देता है। फिर गस्टो उसे कार में घर से बहुत दूर लेकर जाता है। एक बड़ी जमीन के आगे गस्टो कार रोकता है। वहाँ वो कोई गड्ढा खोदकर खंबा लगा रहा होता है। जैसन भी बड़े आराम से कार पे पीठ लगाकर ये तमाशा देख ही रहा होता है। लेकिन फिर गस्टो कहता है कि बेटा एक खंबा तो मैंने गाड़ दिया, अब इसी तरह इस पूरी जमीन पर खंबों की कतार लगानी होगी तुम्हें और उसमें फेंस भी लगाना है। सुनकर तो जैसन चौंक जाता है कि क्या मैं अकेला और वो भी इतनी बड़ी जमीन पर फेंस कैसे लगाऊंगा। गस्टो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, गहरे गड्ढे खोदो, अच्छे से खंबे गाड़ो, एकदम टाइट फेंस लगाओ। अब जिस आदमी ने आज तक इधर की चीज उठाकर उधर ना रखी हो वो इतनी मेहनत का काम कैसे करेगा, सोचिए जरा। वो तो सुबह से शाम तक उन खंबों पर लेटकर सो ही जाता है, फिर घर आकर फोन सिग्नल ढूंढने में लग जाता है। गस्टो सोच में पड़ जाता है कि इस टेढ़े लड़के को मैं सीधा कैसे करूं। 3 दिन बीत जाते हैं और रोज वो जैसन को जमीन पे लेकर जाता है लेकिन जैसन एक भी काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से अगले दिन उसको सिग्नल मिल जाता है और वो सीधे करता है बात अपनी गर्लफ्रेंड से। वो पूछती है कि वैसे तुम्हें गिफ्ट में मिला क्या हाउस्टन में। जैसन कहता है कि मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी जगह दी गई है, शायद यही मेरा गिफ्ट था। पूछती है बड़ी जगह मतलब कोई मॉल है क्या। जैसन ये कहकर कॉल काट देता है कि मैं लौट कर सब बताऊंगा, अभी बहुत बिजी हूँ प्लीज। जैसन समझ आता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो गस्टो जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन वो 5 बजे से पहले उठ जाता है और ब्रेकफास्ट करके उस जमीन पे पहुंच भी जाता है। पहली बार वो मेहनत का कोई काम करने वाला है। खंबे गाड़ कर जैसे तैसे फेंस लगा देता है लेकिन एकदम ढीला ढाला। गस्टो अब उसको टेस्ट करने के लिए खंबे पे रस्सी बांधकर कार से उसे खींचता है तो सारे के सारे खंबे नीचे चले जाते हैं। गस्टो कहता है कि बेटा इस तरह से फैंस नहीं बनता, तुम्हें इसे और स्ट्रांग बनाना होगा। अब जैसन थोड़ी और लगन से उस फैंस को बनाना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीना मेहनत करके वो उस फैंस को पूरी तरह से लगा भी देता है। इस बार गस्टो चेक करता है तो वो चीज उसको एकदम परफेक्ट लगती है और यहाँ उसको जैसन की मेहनत साफ नजर आती है। वो कहता है कि बेटा अब तुम लाइफ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर तुम्हारा टास्क पूरा हुआ। इस तरह वो खुशी खुशी उसे वापस भेजने के लिए एयरपोर्ट आ जाता है। तब वो जैसन को बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था कि एक दिन मेरा पोता तुम्हारे पास आएगा, उसे तुम ये सिखाना कि मेहनत किसे कहते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तुमने सीख भी लिया कि मेहनत क्या चीज होती है, तुम देखना लाइफ में जरूर सफल बनोगे। कहकर वो जैसन को वहां उतार देता है। जैसन पूछता है कि सर आपने जो कहा वो मैंने कर दिया, कम से कम अब तो मुझे वो अल्टीमेट गिफ्ट दे दीजिए। और इस पर गस्टो हंसकर चला जाता है। जैसन की कुछ समझ में नहीं आता। वो वापस आकर हेस्टिंग्स और हैमिल्टन से पूछता है कि क्या है, कहाँ है मेरा गिफ्ट। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ मेहनत का पाठ सीख लिया है बेटा, वही है तुम्हारा अल्टीमेट गिफ्ट। तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि तुम्हारा हर एक टास्क अपने आप में तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा और जब तुम उन सारे गिफ्ट्स को पालोगे तब जाकर तुम्हें उनका वो अल्टीमेट गिफ्ट मिलेगा। अब जैसन को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि ये क्या है, मुझसे नहीं होगा ये सब। हैमिल्टन कहता है कि अगर नहीं होता तो छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसन भी जरा शांत होता है और कहता है कि मैं करूंगा ना सर, लेकिन सारे टास्क करने के बाद मुझे एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, है ना। इस तरह वो पैसों के लालच में पूछ रहा होता है तो हैमिल्टन कहता है कि बेटा तुम्हारे दादाजी ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा ही सोच के रखा होगा। अगर तुम अब आखिर तक कोशिश करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अगला टास्क देने को तैयार हो, वरना यही बात खत्म। जैसन भी कहता है कि ठीक है सर मैं करूंगा। फिर वो अपनी लग्जरी कार लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। नीचे कार को पार्क करके वो अपने फ्लैट में जाता है तो वो एकदम खाली होता है। वो चौंक भी जाता है कि क्या हो गया। नीचे आता है तो उसकी लग्जरी कार भी गायब।
फिर पता चलता है कि ये भी दादाजी का एक प्लान था जिसे हैमिल्टन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जैसन को अगला टास्क दिया जाता है। जैसन को एक अच्छे और विश्वसनीय दोस्त को ढूंढना है, बस इतनी सी बात है। वो कहता है कि ओके, कल ही ढूंढ लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहकर जैसन चला जाता है और एक बड़े रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो फिर पूछती है कि आखिर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। जैसन कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मेरे पास रहने को घर नहीं है। वो चौंक जाती है कि तुम्हारा फ्लैट का क्या हो गया। कहता है कि उसका रिनोवेशन चल रहा है ना, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर रह लूं। इतने में उसका बिल आ जाता है तो जैसन वेटर को अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन कार्ड हो जाता है डिक्लाइन। फिर जैसन दूसरा कार्ड देता है तो वो उसको लेकर जाते हैं। इसी बीच जैसन बताता है कि मेरे दादाजी ने मुझसे मेरा फ्लैट भी छीन लिया और मेरी कार भी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और तब वो दूसरा कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है और वो उसको लौटा देते हैं। जैसन की गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि इसका तो सब कुछ जब्त हो चुका है, अब इसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं। ये सोचकर वो जैसन से गुस्सा होकर चली जाती है। बेचारे के पास बिल तक के पैसे नहीं होते। फिर वो पैसों के लिए अपने दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन एक भी दोस्त उसका बिल भरने को तैयार नहीं होता। हालांकि पहले तो जैसन ने उनके लिए कॉस्टली गिफ्ट्स, शराब, हर चीज खरीद कर दी थी, वो भी अपने दादाजी के पैसों पर। अब वो रियलाइज करता है कि जो जरूरत पड़ने पर काम आए वही सच्चे दोस्त होते हैं, बाकी तो सब पैसों की मोह माया है। फिर वो अपनी माँ से पैसे मांगने जाता है, लेकिन लगता है हैमिल्टन ने उनको भी जैसन को पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि वो ना तो इन टास्क के बारे में जानती है और ना ही किसी अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में। जब माँ ही मदद नहीं करती तो वो टूट जाता है और अब तो उसका फ्लैट भी नहीं रहा। वो किसी और के गार्डन में जाकर सो जाता है। सुबह वो लोग जैसन को वहां से भगा भी देते हैं कि निकल। फिर वो एक पार्क में जाकर एक बेंच पर सोने वाला होता है, लेकिन तब एक भिखारी आकर उससे झगड़ा करने लगता है कि ये मेरी बेंच है। जैसन कहता है कि इस पार्क में ढेरों बेंच है, तुम्हें यही चाहिए क्या। वो कहता है कि हाँ, यही मेरा लकी बेंच है, तो चलो फिर टॉस करते हैं, इधर तुम्हें सोना है या मुझे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन टॉस करने के लिए उसके पास एक सिक्का भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं होता। तब एक छोटी लड़की आती है और कहती है कि मेरे पास सिक्का है, ये लो टॉस कर लो। लेकिन भिखारी सिक्का लेकर भाग जाता है। वो जैसन से कहती है, उसको पकड़ो अंकल, मेरा सिक्का लेकर चला गया वो। जैसन भी कहता है कि उसको जाने दो, कम से कम मुझे बेंच तो मिला। कहकर वो एकदम आलसी आदमी की तरह वहां लेट जाता है। इन्हें बात करते हुए देखकर उस लड़की की माँ आ जाती है और कहती है, माफ कर दीजिए, मेरी बेटी हर किसी से बात करने लगती है, जरूर आपको तंग कर रही होगी। जैसन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है और जैसन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस छोटी लड़की को लेकर जाऊं, इसको अपना सच्चा दोस्त बनाऊं, तब तो ये टास्क भी पूरा हो जाएगा। वो उसकी माँ से पूछता है, क्या आज एक दिन के लिए आप अपनी बेटी को मेरी दोस्त बनाकर मेरे साथ भेजेंगी। तो वो पहले तो चौंक जाती है कि इस तरह किसी अजनबी के साथ अपनी बेटी को क्यों भेजेगी। वो इनकार करके चली जाती है। ऑफ कोर्स यार, मना करना ही था उसने। कुछ हफ्ते बीतते हैं और इन दिनों में जैसन के पास ना तो घर होता है ना पैसा। वो किसी के गार्डन में सोता है तो कभी किसी के पार्क में। कुत्ता भी उसको चेस करता है। खाना नहीं मिलता तो वो सड़कों पर भटकता रहता है। पर हाँ, इस बीच उसकी गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है। देखकर जैसन को समझ आ जाता है कि आज तक उसकी लाइफ में एक भी सच्चा दोस्त नहीं था, सब बस उसके पैसों से मतलब रखते थे। और दादाजी के इस प्लान में उसको ये भी सीख मिल जाती है कि सच्चे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब अगले दिन पार्क में उस माँ और बेटी से भिखारी खाना छीन रहा होता है, लेकिन तब जैसन उसके बेंच पे बैठने की एक्टिंग करके उसे वहां से भगा देता है। ये सब उन दोनों को काफी फनी लगता है और उस छोटी बच्ची को जैसन पसंद आ जाता है। इस बच्ची का नाम है दोस्तों एमिली और उसकी माँ का नाम है एलेक्सिया। वो जैसन को अपना खाना देती है और तब जैसन उन्हें अपने बारे में सब बताता है। एलेक्सिया तो हैरान रह जाती है कि क्या तुम इतने रईस आदमी के पोते हो। और अब एमिली जैसन की फ्रेंड बनकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और पूछती है कि बदले में आप हमें क्या दोगे। जैसन कहता है कि मुझे खुद कुछ नहीं पता कि दादाजी ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, लेकिन मुझे जो कुछ मिलेगा उसका एक हिस्सा मैं आप दोनों को जरूर दूंगा, प्रॉमिस। एलेक्सिया कहती है कि तुम इस बच्ची की बात को सीरियसली मत लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब जैसन एलेक्सिया और एमिली को लेकर हैमिल्टन के सामने आ जाता है और कहता है कि इस बच्ची का नाम एमिली है और ये मेरी सच्ची दोस्त है। हैमिल्टन एमिली से पूछता है कि क्या सच में तुम इसकी जिगरी दोस्त हो, इसके लिए कुछ भी करोगी तुम। एमिली तो बहुत ही क्यूटली कहती है, हाँ दादू, मैं जैसन के लिए कुछ भी करूंगी, प्रॉमिस। उसके जवाब सुनकर हैमिल्टन अपनी स्माइल रोक नहीं पाता और अब हैमिल्टन एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो एक बच्ची सही, लेकिन 1 महीने के अंदर जैसन ने अपने लिए एक सच्ची दोस्त तो ढूंढी। इस तरह जैसन का दूसरा टास्क भी होता है पूरा। फिर जैसन ऑफिस में रखे कुछ फोटोज को देखता है जिसमें उसके दादाजी हॉवर्ड, हैमिल्टन और दूसरे लोग होते हैं। तब हेस्टिंग्स उसे बताती है कि हैमिल्टन और हॉवर्ड कितने क्लोज फ्रेंड्स थे। इतना ही नहीं, जब हैमिल्टन के दोनों किडनीज फेल हुए थे तो हॉवर्ड ने उसको अपना एक किडनी भी डोनेट किया था। इतने क्लोज थे दोनों और बिजनेस में पार्टनर्स भी, और इसीलिए दादाजी को हैमिल्टन पर इतना विश्वास था और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने हैमिल्टन के भरोसे छोड़ दिया। फिर दादाजी का अगला वीडियो प्ले किया जाता है। जैसन ने जो गस्टो की जमीन पर फेंस लगाने का काम पूरा किया था ना, उसके लिए जैसन को एक छोटी रकम दी जाती है और तब दादाजी वीडियो में कहते हैं कि तुमने मेरे दोस्त गस्टो के लिए जो काम किया उसकी ये सैलरी है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि रकम को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये
सब बिना जाने तुम इतने दिन किसी तरह पैसों को पानी की तरह बहा रहे थे। उसकी लिस्ट है मेरे पास। वैसे एक होटल में खाने के बाद तुमने टिप्स के तौर पर 20 लाख रुपए दिए थे। फिर फ्रेंड को पार्टी देना, उनके साथ टूर पर जाने के लिए लाखों में खर्चा करते रहे। लेकिन वो पैसे जो तुमने उड़ाए वो तुम्हारी मेहनत के नहीं थे। लेकिन अब ये पैसे, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, और शर्त यह है कि इसमें से एक भी पैसा तुम अपने लिए खर्च नहीं करोगे, बल्कि जिसे इन पैसों की जरूरत होगी उस इंसान के लिए तुम इसे खर्च करोगे। ऐसा करके तुम क्या सीखोगे, वही होगा तुम्हारा अगला गिफ्ट। जैसन हैमिल्टन से कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इससे किसकी मदद कर रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए लूं तो क्या होगा। हैमिल्टन फिर हंसता है कि 24 घंटे हमारे आदमी तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हम सब जानते हैं। सुनकर जैसन को बड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग तो हर पल मुझे वॉच कर रहे हैं यार। वो पैसे लेकर सीधे पार्क में जाता है जहाँ वो उस भिखारी को पैसे देने वाला होता है, लेकिन वो किसी का बैग चुरा कर लाया होता है और जैसन को देखते ही उस बैग को फेंक कर भागता है। तब जैसन उस बैग के अंदर एलेक्सिया और एमिली की फोटो देखकर समझ जाता है कि ये तो एलेक्सिया का बैग है। उसमें एक हॉस्पिटल का बिल भी होता है। जैसन बैग लेकर उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि शायद एमिली को कोई बहुत बुरी बीमारी है। जैसन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो चुपके से बैग रख कर आ रहा होता है कि एलेक्सिया आ जाती है। जैसन कहता है कि पार्क में उस भिखारी के पास आपका बैग था, उसी को लौटाने आया था मैं। वैसे एमिली को क्या हो गया है? और तब वो बताती है कि एमिली को कैंसर है और डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट ट्राई किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत दुखी होती है अपनी बच्ची के लिए और लाइफ में पहली बार जैसन किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझता है, उनके लिए सहानुभूति महसूस करता है। वो अपने पैसे इन्हीं को देने का फैसला करता है क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट के लिए $1600 चाहिए होते हैं, जो कि एलेक्सिया के पास नहीं है। तब जैसन कहता है कि मैं वो बिल भर देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन एलेक्सिया कहती है अगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम मिली है तो जरूर ये भी तुम्हारे दादाजी का दिया हुआ कोई टास्क होगा। आगे से अपने टास्क के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सुनकर जैसन को बुरा भी लग जाता है यार और वो नीचे आ जाता है। तब रिसेप्शन के पास एक आदमी न्यूज़पेपर खोलकर अपना मुंह छुपाकर बैठा होता है। जैसन समझ जाता है कि ये पक्का मुझ पर नजर रखने वालों में से कोई होगा। वो पेपर हटाकर कहता है कि तुम ये देखने बैठे हो ना कि मैं इन पैसों को कैसे खर्च करता हूँ, राइट? एलेक्सिया को $1600 की जरूरत है, इसमें $1500 है। तुम एक काम करो, अपनी जेब से $100 डालो और एलेक्सिया का बिल भर दो और हैमिल्टन से कह देना कि मैं मेहनत से वो $100 वापस दे दूंगा। और उसी दिन वो न जाने कैसे और पता नहीं कहां से $100 कमाकर हैमिल्टन के आगे डाल देता है, और वो भी चिल्लर में। अब हैमिल्टन को समझ में नहीं आता कि जैसन ने काम करके ये पैसे कमाए हैं या उसने भीख मांगी है। खैर, पैसों की अहमियत क्या होती है, कम से कम ये तो जैसन समझ ही गया था, इसलिए हैमिल्टन उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है। और तो और, जैसा इन्होंने कहा था, जैसन ने वाकई में उन पैसों को अपने लिए नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद के लिए खर्च किए थे। तो अब हैमिल्टन उसको अगला टास्क दिखाता है। वीडियो में दादाजी कहते हैं कि एक पूरा दिन तुम अपने परिवार के साथ बिताओ तो तुम्हें फैमिली की अहमियत समझ में आएगी बेटा। अब जैसन ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसे करना पड़ता है। जैसन एमिली को देखने हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि वो चर्च में है। वो वहीं जाता है जहाँ वो प्रे कर रही होती है और रोती भी है, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। उसे फिक्र होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ को कौन ख्याल रखेगा। तब वो जैसन से पूछती है कि क्या मेरे बाद आप मेरी माँ का ख्याल रखेंगे, और जैसन से उसका दुख देखा नहीं जाता। वो उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। कीमोथेरेपी भी काम नहीं कर रही है। आप प्लीज किसी भी अंजाम के लिए तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर एलेक्सिया तो टूटकर रोने लग जाती है कि ऐसा कैसे कह रहे हैं यार डॉक्टर। जैसन भी उसका दर्द समझ पाता है और उसे शांत करने लगता है। तब एलेक्सिया बताती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वो सिंगल पेरेंट होकर अपनी बच्ची को पाल रही थी। जैसन थोड़ा थोड़ा करके बात को बदलकर उसे हंसाता भी है, जिससे कि उसका दिल जरा हल्का हो जाए। फिर थैंक्सगिविंग के लिए वो अपनी पूरी फैमिली को बुलाता है। वो एलेक्सिया को भी शामिल होने को कहता है, लेकिन वो तो अपनी बेटी के पास रहना चाहती है ना इस मोमेंट में। पर एमिली कहती है कि प्लीज माँ, मेरे लिए एक बार आप जैसन के साथ थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर लीजिए ना। और तब जाकर एलेक्सिया जैसन के साथ जाती है। वहाँ पूरा परिवार साथ होता है तो लगता है उन्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी सब अपने बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे की कमियां बताकर ताने मारते हैं। एलेक्सिया तो हैरान होती है कि ये कैसी फैमिली है। अब वो लोग जैसन से पूछते हैं कि कहीं पापा ने तुम्हें कोई सीक्रेट प्रॉपर्टी तो नहीं दी है जिस वजह से तुम इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। जैसन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। इस पर सभी हंस पड़ते हैं और इसी बीच जैसन का वो डिवाइस नीचे गिर जाता है और जैसन का कजन उसमें एक वीडियो को प्ले कर देता है। उसमें दादाजी जैसन को मिलने वाले अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसन उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सबने सब बातें सुन ली थी। जैसन का ताऊ पूछता है कि बेटा, ये पापा किस अल्टीमेट गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं? जैसन कहता है कि देखिए, वो मेरे और दादाजी के बीच का मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। और तब सबसे बड़ा ताऊ कहता है कि वो पहले हमारे पापा बने, फिर जाकर तुम्हारे दादाजी बने, समझे? उनकी प्रॉपर्टी तो हम ही को मिलनी चाहिए। हम कोर्ट में जाएंगे
जैसन तो गुस्से में एलेक्सिया को लेकर वहां से आ जाता है। एलेक्सिया पूछती है कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ था। तब जैसन बताता है कि मेरे पापा मर चुके हैं और उसके जिम्मेदार मेरे दादाजी ही थे। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मुझे जो अल्टीमेट गिफ्ट देना चाहते हैं वो मुझे चाहिए, इसीलिए मैं उनके बताए हुए टास्क पूरा कर रहा हूँ। ये सुनकर एलेक्सिया दुखी हो जाती क्योंकि उसे लगता था कि जैसन एक भला आदमी है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो भी दादाजी की बेटों की तरह उनके पैसों के पीछे पड़ा हुआ है और लालची आदमी है। ये रियलाइज करने के बाद उसका चेहरा तो एकदम से उतर आता है और कहती है कि उस दिन तुमने जो हॉस्पिटल का बिल भरा था उसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी तुम्हें, कहकर वो चली जाती है। जैसन तो उसको रोक भी नहीं पाता, और क्योंकि जैसन ने अपने परिवार के साथ एक दिन बिताया था तो उसका ये टास्क पूरा हुआ। अगले टास्क के तौर पर हैमिल्टन जैसन को दादाजी का लिखा हुआ एक लेटर देता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जैसन को उस जगह जाना है जहां उसके पापा की मौत हुई थी। आज तक जैसन समझ रहा था कि उसके पापा की मौत की वजह दादाजी थे, लेकिन दादाजी चाहते थे कि वो खुद जाकर ये जाने कि उसके पापा की मौत का असली कारण क्या था। जैसन वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन हैमिल्टन उसे कन्विंस करता है और तब वो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर नाम के देश जाता है जहां पे उसके पापा की मृत्यु हुई थी। लेकिन जाने से पहले वो एमिली और एलेक्सिया को देखने हॉस्पिटल भी आता है, क्योंकि एलेक्सिया गुस्से में चली गई थी ना उस समय, इसलिए जैसन को उसे फेस करने की हिम्मत तो नहीं होती वैसे, लेकिन फिर एमिली उससे बात करने आती है। तब जैसन बताता है कि मैं साउथ अमेरिका जा रहा हूँ, लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम्हें और एलेक्सिया को देखने आया था। एमिली कहती ठीक है, जाना है तो जाइए, लेकिन क्रिसमस से पहले जरूर लौट आइएगा। जैसन भी कहता है ठीक है और वो निकल जाता है। फिर वो इक्वाडोर पहुंच जाता है जहां उसका अच्छा स्वागत होता है। वहां दादाजी के नाम से एक लाइब्रेरी भी होती है। तो वहां की इंचार्ज जैसन को बताती है कि तुम्हारे दादाजी और पापा यहाँ कैसे आए और क्यों आए। दरअसल दोनों इस जगह ऑयल बिजनेस के सिलसिले में आए थे और उस दौरान वो इस गांव में ठहरे थे, लेकिन तब दादाजी ने यहाँ के लोगों के लिए काफी फैसिलिटीज बना कर दी, यहाँ तक कि उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई। इसी वजह से यहाँ के लोग जैसन के दादाजी को बहुत इज्जत देते थे। जब जैसन छोटा था ना, तो उसने दादाजी को और पापा को एक लेटर लिखा था। उस समय दोनों इक्वाडोर में थे। उसके पास दोस्तों वो लेटर भी होता है जिसे वो देती है जैसन को। तो उस रात जैसन उस लेटर को पढ़ता है। पापा के मरने के एक दिन पहले ही जैसन ने ये लेटर लिखा था। जैसन को उन दिनों की याद आ जाती है देखकर, जब जैसन को दादाजी से बहुत प्यार था, लेकिन पापा के मरने के बाद से वो दादाजी से नफरत करने लगा था। उस गांव के लोग जैसन को भी उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी उसके दादाजी को देते थे। जैसन वहाँ कुछ दिन रहता है और उस लाइब्रेरी के लिए कई नई बुक्स भी खरीद कर देता है। उस गाँव में एक गाइड होता है जो जैसन की पापा की मौत के दिन उनके साथ था। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। जैसन कहता है कि आप मुझे प्लीज उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर पापा की मौत हुई थी। गाइड कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो एरिया टेररिस्ट से घिरा पड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगले दिन जैसन बिना बताए एक जीप में उस जगह के लिए निकलता है, पर गाइड जानता था कि जैसन ऐसा करेगा। वो भी उस जीप में छुपा होता है और जैसन के साथ साथ जाता है। बहुत दूर सफर करके एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। वहाँ क्रैश हुई हालत में एक प्लेन होता है जिसके आसपास पेड़ पौधे हो गए होते हैं। गाइड बताता है कि जब तुम्हारे पापा और दादाजी यहाँ पर तेल के बिजनेस के लिए आए थे तो तुम्हारे पापा ने यूं ही मस्ती के लिए एक प्राइवेट जेट को चलाया, हालांकि उन्हें ठीक से फ्लाइंग नहीं आती थी। इसी वजह से प्लेन की दुर्घटना हुई और तुम्हारे पापा क्रैश में मर गए। अब दादाजी नहीं चाहते थे कि जैसन को ये बात पता चली कि उसके पापा की गलती की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर अपने परिवार को ये बताया था कि इक्वाडोर में कोई प्लेग फैल गया था और यहाँ मेडिकल सप्लाईज देने के लिए दादाजी ने जैसन के पापा को भेजा और तब ये एक्सीडेंट हुआ और जैसन के पापा मर गए। इन्हीं बातों को जैसन भी सच मान रहा था आज तक, और इसी वजह से उसको दादाजी से नफरत थी, गुस्सा था कि अगर दादाजी पापा को वहाँ नहीं भेजते तो पापा जिंदा होते। उन्होंने इस गाइड को भी बताया था कि मेरी मौत के बाद मेरा पोता यहाँ पर आएगा, तभी उसको सच का पता चलना चाहिए। गाइड ये बातें बताता है तो जैसन रियलाइज कर लेता है कि इतने दिन वो अपने दादाजी को कितना गलत समझ रहा था। उसके पापा की मौत का कारण दादाजी नहीं, बिल्कुल खुद उसके पापा थे, उनकी गैर जिम्मेदारी थी। ये जानकर जैसन बहुत ही परेशान हो जाता है। इतने में टेररिस्ट इनको घेर लेते हैं और गन पॉइंट पर इन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो इन्हें अपनी जगह पे लेके जाते हैं और छोटे से कमरों में दोनों को बंद कर देते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो इन्हें नहीं छोड़ते और कमरे के अंदर ही खाना पानी सब दिया जाता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद हैमिल्टन और हेस्टिंग्स को खबर मिलती है और वो एलेक्सिया को दिलासा देते हैं कि हम जैसन को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। जैसन का होलिया एकदम बदल चुका था, वो कमजोर पड़ चुका था। 1 महीने इस छोटे से कमरे में पड़ा पड़ा वो पागल हो गया था, हर वक्त बड़बड़ाता रहता है। इतना दर्द इतना दुख उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। उसे लगता है कि शायद मैं यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। अचानक एक दिन वो टेररिस्ट्स इन्हें बाहर लेकर आते हैं। जैसन की तरह यहाँ और भी कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। सबको बाहर लाकर वो आसमान की ओर शूट करते हैं। सब डर जाते हैं कि कहीं ये हमें जान से मारने वाले तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, आज जी भर के सेलिब्रेट कर लो क्योंकि कल तुम सबकी मौत आनी है। वो सभी को शराब भी पिलाते हैं और फिर उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन जैसन देखता है कि उसके कमरे का लॉक ठीक नहीं लगाया गया। कुछ देर के बाद जैसन धीरे से दरवाजा खोलता है तो देखता है टेररिस्ट्स भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में खूब पीकर फ्लैट हो चुके थे। नशे में कोई उठ नहीं पाता।
पहले तो जैसन खुद बच निकलता है, लेकिन वो वापस आता है क्योंकि वो गाइड को भी बचाना चाहता था। उसे एक पेड़ पर बांध कर रखा होता है। जैसन पहले उसको खोलता है और फिर दोनों वहां से बचकर निकलते हैं। अब जैसन अपनी मौत को बहुत करीब से देख चुका होता है क्योंकि वो मौत से बचकर आया था। फिर वो वापस यूएस आ जाता है, लेकिन इक्वाडोर में जो हुआ वो उसके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होता है। उस दौरान जैसन ने बहुत कुछ सीखा भी होता है। एयरपोर्ट में जैसन को देखने के बाद ही एलेक्सिया की जान में जान आती है। वो बहुत डर गई थी कि कहीं जैसन को वहां कुछ हो तो नहीं गया। खुशी के मारे वो जैसन से लिपट जाती है। फिर जैसन घर आकर दादाजी के लेटर्स को देखता है, जिसमें उन्होंने जैसन को ये बताने की कोशिश की थी कि उसके पापा की मौत का कारण दादाजी नहीं थे। बहुत इमोशनल होकर उन्होंने ये लेटर्स लिखे थे, लेकिन जैसन को उनसे जो नफरत थी उस वजह से उसने अब तक वो लेटर खोलकर पढ़े भी नहीं थे। लेकिन अब सच जानकर वो उन लेटर्स को पढ़ता है। वो समझ पाता है कि दादाजी अपने बेटे को खोकर कितने दुखी में थे, लेकिन उस दुख को भुलाकर अपने पोते की खातिर उन्होंने क्या क्या किया। अब ये पढ़कर जैसन बहुत इमोशनल हो जाता है कि जिस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा उनसे मैं नफरत करता रहा, बताओ। और तो और जैसन जो बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान था, उसे इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो उसका क्रेडिट दादाजी को ही दिया जाता है। और दोस्तों, ये सारे एक्सपीरियंसेस जरूर जैसन के लिए बड़े से एक बड़े गिफ्ट से कम नहीं है। उसके अंदर ऐसा बदलाव देखकर हैमिल्टन को भी बहुत खुशी होती है और वो भी इमोशनल सा हो जाता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके दोस्त ने उसे जो काम दिया था उससे वो बखूबी निभा पाया। फिर जैसन एमिली को देखने आता है क्योंकि उसने कहा था ना क्रिसमस से पहले आ जाना, लेकिन जैसन तो क्रिसमस के अगले दिन ही पहुंच पाया। वो डांटती कि मैंने क्या कहा था आपसे, क्रिसमस से पहले आने को कहा था ना, अब क्यों आए आप। तो जैसन उसको कोई टॉय देकर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती कि मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे हॉर्स राइडिंग करने का मन कर रहा है। वो बड़े चाव से पूछती है तो जैसन तुरंत हैमिल्टन को कॉल करके पूछता है कि दादाजी का प्राइवेट जेट है क्या, मुझे रेंट पे दे दीजिए, मैं गस्टो के गांव जाना चाहता हूँ। अगले सीन में वो एमिली और एलेक्सिया को लेकर जेट में गस्टो के घर आ जाता है। लगता है वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन अभी तक चल रहा है। पहले तो गस्टो उन्हें क्रिसमस विश करता है। एमिली तो बड़ी खुश होती है, लेकिन एलेक्सिया दुखी लगती है क्योंकि वो नहीं जानती कि अगले क्रिसमस तक एमिली रहेगी भी या नहीं। अगले दिन वो हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं। एमिली बहुत इंजॉय करती है और एमिली के सामने ही जैसन और एलेक्सिया एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं और किस भी करते हैं। एमिली को फिक्र थी कि उसके बाद उसकी माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका कौन ख्याल रखेगा, लेकिन अब उसको तसल्ली होती है कि चलो ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का साथ देने के लिए कोई तो है। इस वजह से वो बड़ी खुश होती है। एक ही दिन में एमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं और वो भी जैसन की वजह से बहुत खुश और इमोशनल होकर वो जैसन से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे इतनी सारी खुशी एक साथ देने के लिए थैंक यू। कहते कहते वो रोने लग जाती है तो जैसन भी इमोशनल हो जाता है और उसे उठाकर कमरे में लेकर जाता है। उस रात जैसन एक फैसला लेता है। अगले दिन वो हैमिल्टन और दूसरों को बताता है कि अब तक उसने जो दादाजी के द्वारा टास्क पूरे किए उनके द्वारा उसने क्या सीखा, लाइफ को वो किस तरह समझा। उसे पहले ये लगा था कि जब हाथ में पैसे होंगे तो आसपास मंडराने वाले लोग सच्चे दोस्त होंगे, लेकिन दादाजी के टास्क ने उसे बता दिया कि असली दोस्ती कौन है और सच्चा प्यार क्या होता है। वो यही कहते हैं, अब मेरी समझ में आ गया कि ये सारे टास्क देकर, इतने सारे एक्सपीरियंसेस देकर, लाइफ लेसन देकर दादाजी ने मुझे सच में अल्टीमेट गिफ्ट दिया है। यही है मेरा अल्टीमेट गिफ्ट। उसकी बातें और उसमें बसी हुई मैच्योरिटी और सुलझी हुई सोच देखकर हैमिल्टन ही नहीं बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। हैमिल्टन कहता है कि बेटा तुम 5 मिनट बाहर वेट करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उसके बाद जैसन बाहर चला जाता है। अंदर ये लोग कुछ डिस्कस करते हैं और फिर जैसन को बुलाते हैं। हैमिल्टन बहुत इमोशनल होकर कहता है कि शुरू में तुम्हें टास्क देते हुए हमें शक था कि तुम इन टास्क को पूरा करने के काबिल हो भी या नहीं, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस कदर बदल जाओगे और जैसा तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें बदलने की कोशिश की थी तुम उसी तरह के अच्छे इंसान बन गए हो। बेटा अब दादाजी के दिए हुए सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जिन्हें तुमने बखूबी कर दिखाया, और इसके लिए तुम्हें जो अल्टीमेट गिफ्ट मिलने वाला है वो जानते हो क्या है? $100 मिलियन। तुम जीत गए बेटा। लेकिन अब जैसन को लगता है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। वो फैसला करके आया था कि लाइफ में पैसे नहीं, अनुभव, सच्ची दोस्ती, सच्चे रिश्ते सब इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये लोग उसको पैसे देकर फिर से बदलना चाहते हैं। लेकिन तब हेस्टिंग्स भी कहती है कि तुम्हें इस माइंडसेट के साथ देखकर हम सबको बड़ी खुशी हुई है। पैसे बुरे नहीं होते, बस उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान अच्छे या बुरे होते हैं। तुम अच्छे हो, इसीलिए हमें पता है कि तुम इन पैसों का भी अच्छा और सही इस्तेमाल करोगे, इसीलिए इनको ले लो और वो सब करो जो तुम करना चाहते हो। लाइफ में आगे बढ़ो और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलो। उसके प्रोत्साहन से जैसन वो चेक ले लेता है और वापस अपने अपार्टमेंट की ओर आने लग जाता है। अब वो किसी बिल्डिंग का प्लान बना रहा होता है, तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वो जान चुकी थी कि अब जैसन के पास फिर से पैसे आ चुके हैं, इसीलिए वो उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करती है। पहले की बात होती तो जैसन को बड़ा गुस्सा आता अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर, लेकिन अब वो गुस्सा नहीं होता और ना ही रिएक्ट करता है, उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि अब ना जैसन को इससे प्यार है और ना नफरत। वो जैसन के लिए एक अजनबी लड़की है, बस इतना। तो अगले सीन में वो एक बिल्डिंग का प्लान बनाता है और मीटिंग में प्रेजेंट करता है। वहाँ हैमिल्टन, हेस्टिंग्स, एलेक्सिया सभी होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स भी बैठे होते हैं। असल में जैसन ने किसी बिजनेस के लिए इस बिल्डिंग का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि ये एक एमिली होम नाम से एक हॉस्पिटल होगा जिसमें एमिली जैसी बच्चों का ट्रीटमेंट होगा, वो भी फ्री में।
इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा $350 मिलियन और वो कहता है कि मैं 100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा, बाकी के 250 मिलियन के लिए मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए। सुनकर तो हैमिल्टन जरा चौंक जाता है, क्योंकि उसने जैसन को अपने बिजनेस के लिए 100 मिलियन दिए थे, लेकिन वो उसका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं करने वाला, बल्कि बच्चों के लिए फ्री हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। जैसन के बारे में सुनकर बहुत प्राउड फील करता है वो, क्योंकि दादाजी ने जैसन के लिए जो कुछ सोचा था, जैसन तो उससे कई ज्यादा अच्छे दिल वाला इंसान निकल गया। तब वो जैसन से कहता है कि मैं तुम्हारे दादाजी के ट्रस्ट से भी इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करूंगा। और तब एलेक्सिया को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो टेंशन में बाहर जाती है। जैसन भी उसके पीछे जाता है और तब पता चलता है कि एमली चल बसी। दोनों टूट जाते हैं बेचारे। कुछ महीने के बाद दिखाते हैं कि एमली होम हॉस्पिटल की नींव का पत्थर रखा जाता है। हैमिल्टन जैसन से कहता है कि अगर तुम्हारे दादाजी जिंदा होते तो तुम में ऐसा बदलाव देखकर बहुत खुश होते, बहुत ही प्राउड फील करते। पर मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ, जब वक्त मिले तो मेरे ऑफिस आ जाना, कहकर वो चला जाता है। जैसन भी हैमिल्टन से मिलने जाता है और वहां वो जैसन को एक वीडियो फुटेज प्ले करके दिखाता है। उस दिन एमली की ट्रीटमेंट के लिए जैसन को $1600 की जरूरत थी, लेकिन उसके पास सिर्फ $1500 थे। उसने कहा था कि $100 हैमिल्टन से ले लेना, मैं बाद में हैमिल्टन को दे दूंगा। उसी शाम जैसन ने $100 हैमिल्टन को लौटाए, और वो भी चिल्लर में। जैसन ने वो पैसे कैसे जोड़े, उसकी हैमिल्टन ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि उस वक्त जैसन को वो 24 घंटे मॉनिटर कर रहा था। यही वीडियो है जो वो जैसन के लिए प्ले करता है। उसमें जैसन आते जाते लोगों से पैसे मांगता है, न्यूज़पेपर बेचता है, छोटे छोटे पौधे बेचता है, और इस तरह उसने वो $100 कमाए थे। ये देखकर दोनों हंस भी पड़ते हैं, और आखिर में जैसन को वो उस कमरे में लेकर जाता है जहां बैठकर दादाजी ने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड की थी। उस कमरे में जाकर जैसन को ऐसा फील होता है जैसे उसके दादाजी यहीं पर हैं, उसके साथ। उस वीडियो में दादाजी कहते हैं कि अगर ये वीडियो प्ले किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने पोते से जो उम्मीद थी वो उससे कई ज्यादा अचीव कर चुका है और अपने दादाजी को प्राउड फील बना चुका है। और बेटा, अब तक तुम भी मेरे बारे में समझ गए होंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुमने मेरे लेटर्स भी पढ़ लिए होंगे और समझ गए होंगे कि तुम्हारे पापा की मौत का कारण मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो 100 मिलियन दिए थे उसे तुमने अपने लिए खर्च ना करके दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए होंगे, इसलिए तुम ये आखिरी वीडियो देख पा रहे हो। और मुझे यकीन हो गया है कि मैं लोगों की भलाई के लिए जो अच्छे काम कर रहा था और मेरी जगह पे मेरा पोता करेगा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर सन जैसन। गुड बाय बेटा। इस तरह बहुत ही इमोशनल एंड होता है दादाजी की आखिरी वीडियो का। जैसन इमोशनल होकर रो भी देता है। और तब हैमिल्टन कहता है कि बेटा, ये अंत नहीं है, कहकर वो बॉक्स में से एक और वसीयत निकाल कर पढ़ता है। उसके अनुसार दादाजी की कंपनी के तहत लगभग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे उन्होंने जैसन के नाम कर लिया था, और अब हैमिल्टन ने उस पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी जैसन को दे दी है। जैसन तो एकदम हिल जाता है। सो मिस्टर जैसन, अब तुम ही हो इस कंपनी और अपने दादाजी की इस पूरी प्रॉपर्टी के ओनर और इस कंपनी के डायरेक्टर। इस दिन के इंतजार में इतने साल इस जिम्मेदारी को निभाता रहा मैं, और अब मैं खुश हूँ कि ये कंपनी और इससे जुड़े हुए ट्रस्ट तुम जैसे काबिल और अच्छे इंसान के हाथ में जा रहे हैं। तब हेस्टिंग्स हैमिल्टन से पूछती है कि आगे का क्या प्लान है। हैमिल्टन कहता है कि और क्या, अब हम दोनों कहीं वेकेशन पे जाके मस्त एंजॉय करेंगे। लगता है दोस्तों इन दोनों के बीच तो सहेली कहती है कि देखिए, डॉक्टर के मुताबिक मेरे पास अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। मैं जानती हूँ कि हमारा एंडरसन हाउस को जोई की कोई जरूरत नहीं है, उसे संभालने के लिए मेरे स्टाफ्स हॉथरॉन, क्लाउडियन और ऑस्कर काफी हैं, मगर जोई को आगे चलकर एंडरसन हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे खानदान का आखिरी चिराग है। उसके लिए इतना करना तो बनता ही है। ये लो मेरी डायरी, मैंने इसमें सारी चीजें अच्छे से लिख दी हैं। अब इस पर मिस्टर हैमिल्टन की पीए हेस्टिंग्स कहती है कि आपकी ये आखिरी विश हम जरूर पूरी करेंगे। फिर यहाँ से 3 हफ्तों के बाद हम जोई को पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ केन नाम का एक आदमी आकर बताता है कि देखिए, आपकी ग्रैंड माँ की मौत हो गई है, आपको घर चलना होगा। जोई तो चौंकते हुए कहता है, पर मुझे तो कोई कॉल नहीं आया मेरे स्टाफ से। कैन कहता है कि आपको फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए नहीं आया, चलना पड़ेगा आपको। दूसरी ओर हम जैसन को फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। दोस्तों, अभी तक जैसन और एलेक्सिया की एक प्यारी सी 6 से 7 साल की बेटी भी हो चुकी है, जिसका नाम है क्लोई, जो कि अपने माँ बाप की आंखों का तारा भी है। पर अचानक हैमिल्टन की कॉल की वजह से जैसन को ऑफिस जाना पड़ता है, जहाँ पर हैमिल्टन और हेस्टिंग्स मिलकर उसे बताते हैं कि देखो, मिस एंडरसन का हाउस बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही अहमियत रखता है। उसके घर की डाइनिंग में न जाने कितनी बड़ी बड़ी देश विदेश की मीटिंग्स हुई है। मिस एंडरसन ने अपने ग्रैंडसन के लिए लेगेसी छोड़ी है, मगर उनकी कुछ शर्तें हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही जोई को सारी चीजें मिलेंगी। एंजेलिका और कैली, तुम दोनों लीगल साइड हैंडल करोगी। वहीं मुझे पता है कि जैसन अपने फाउंडेशन के कामों में बिजी रहता है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा जोई के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तुम इस सिचुएशन से गुजर चुके हो। तुम्हारे साथ रहने से जोई की सारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। दूसरी ओर हम जोई को अपनी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पर आते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी दिख जाती जिसकी कार खराब हो गई थी। जोई उनकी मदद करना चाहता तो है, तो वो पूछता है कि आपको वैसे कहाँ जाना था। लेडी बताती है फ्यूनरल पे, जिससे जोई तुरंत समझ आता है कि आज तो मेरी ग्रैंडमा का ही फ्यूनरल है, यानी कि हम दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। इसीलिए वो अपनी कूल सी बाइक पर उस लेडी को बिठाकर फ्यूनरल पे पहुंच जाता है। और हाँ, वो फ्यूनरल पे पहुंचने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति होता है।
क्योंकि फ्यूनरल तो कब का शुरू भी हो चुका था। हैमिल्टन मिस सैली एंडरसन की याद में कुछ बातें कह रहा होता है, तभी वहां पर जोई भी पहुंच जाता है। अब फ्यूनरल खत्म होने के बाद मिस्टर हैमिल्टन की कंपनी के लोगों के साथ जोई की एक मीटिंग होती है, जहां पे जोई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बताओ कहां कहां पे साइन करना है। पर मिस हेस्टिंग्स कहती है बेटा ये सब इतना सिंपल नहीं होने वाला। फिर एंजेलिका 300 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट फाइल जोई को देते हुए कहती है आपको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है। और इतना सुनते ही जोई का मूड ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि बेकार का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, फिर मुझे ट्रैवल के कुछ अरेंजमेंट्स करने इसलिए मैं तो चला। मगर कुछ ही देर में जोई के रूम से लाउड म्यूजिक की आवाज आती है। दरअसल जोई का कार डिक्लाइन हो गया था, इसीलिए वो गुस्से में इतनी तेज वॉल्यूम में गाने सुन रहा होता है। और तब उसके रूम में जैसन, कैली और एंजेलिका जाते हैं और उसको सही से समझाते हैं कि आपको आपकी विरासत तब मिलेगी जब आप ये 300 पेजेस की सारी शर्तें पूरी करेंगे, जिसमें सबसे पहली तो ये शर्त है कि आपको इस घर में 1 साल तक रहना होगा। आपके अकाउंट में जो 5 मिलियन थे वो भी मिस एंडरसन की मौत के बाद उनके कॉर्पोरेट ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। आपके फोन डिस्कनेक्ट होने के साथ साथ सारे कार्ड्स भी डिक्लाइन हो गए हैं। अगर आप अपनी ग्रैंडमा की शर्तें नहीं मानोगे तो आप रोड पे आ जाएंगे बेसिकली। एंड ऑल्सो अगर आप इन शर्तों को पूरी नहीं करते तो आपकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। जिससे जोई समझ जाता है कि ये सब मेरी ग्रैंडमा ने जानबूझकर किया है मेरे लिए, ताकि मेरे पास यहाँ रुकने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो घर पे टिकने वालों में से हूँ नहीं, मुझे घूमना फिरना पसंद है। घर पे कौन रहता है यार वैसे भी। पर अब क्योंकि मजबूरी है इसलिए जोई उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। सारे गेस्ट्स जा चुके होते हैं मगर गस्टो रुक जाता है दोस्तों एंडरसन हाउस में ही। और अब वो कहता है कि जैसन अब हमारा अगला एजेंडा क्या है। तो जैसन बताता है कि मेमोरियल गार्डन। इसके बाद गस्टो की गाड़ी में जैसन और जोई निकल जाते हैं बाजार से कुछ सामान लेने के लिए। अब मेमोरियल गार्डन बनने में मेहनत लगेगी तो गस्टो हंसते हुए जैसन से कहता है कि याद आया कुछ जैसन। दोस्तों गस्टो यहाँ पे जैसन के वो फैंस बुलाने वाली बात की याद दिला रहा है उसको, जो उसने पहले पार्ट में बनाई थी। क्योंकि ये जैसन भी पहले बिगड़ा हुआ था। जब गस्टो ने इसको स्टार्टिंग में फैंस लगाने का काम दिया वहां से इसकी शुरुआत हुई सुधरने की। अब मार्केट से लौटने के बाद गस्टो एक लकड़ी खुद ही गार्डन में गाड़ देता है और कहता है कि यहाँ पे आयरन फेंस लगानी होगी और वहाँ पे बेंचेस लगाने होंगे जहाँ से लोग अच्छे से व्यू को एंजॉय कर पाए। इस पे जोई कहता है कि आप लोग बस ऐसे सारा कुछ करने वाले हो या फिर कोई प्लान भी आपके पास। तब गस्टो उसे एक मैप दिखाता है जिसको देखकर जोई कहता है कि नहीं 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 ये ठीक नहीं लग रहा। गस्टो कहता है कि इस मैप को बेस्ट लैंडस्केप आर्किटेक्ट ने बनाया है, ये गलत हो ही नहीं सकता। तब जोई कहता है क्या वो यहाँ आया था, उसने अपनी आंखों से साइट को देखा क्या, तुम लोग ना कुछ भी करने को तैयार हो। तब जैसन जोई से कहता है कि तुम्हें क्या गलत लग रहा है इसमें। जोई कहता है कि मुझे तो सब चीज ही गलत लग रही है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया है, मैं अगले 1 साल तक कहीं नहीं जा सकता और तुम लोग मुझे पूरी बात भी नहीं बता रहे। जैसन कहता है कि ठीक है एक डील करते हैं, मुझे इस प्लान में क्या प्रॉब्लम है तुम ये बताओगे, इसके बदले में मैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सिंपल। जोई मान जाता है दोस्तों इसके लिए। दूर से ये सारी चीजें कैली भी देख रही होती है तो घर की स्टाफ क्लाउडिया उसको छेड़ देती है ये कहते हुए कि कहीं तुम्हारे जोई पे दिल तो नहीं आ गया। कैली भी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उन्हें बस काम करते हुए देख रही हूँ। क्लाउडिया कहती हाँ वो बेचारे डंप में काम कर रहे हैं ना, हमें उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स बनाना चाहिए। तो कैली भी कहती है चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ चलो। अब इधर जोई मैप में जो दिक्कत है वो बता देता है कि अगर हम इस तरह से मेमोरियल बनाएंगे तो जब पानी पड़ेगा तो ये डैमेज हो जाएगा बहुत ही जल्द, इसीलिए हमें प्लान में थोड़ा चेंजेस करने होंगे। तभी कैली भी शरबत लेकर आ जाती है जिसे पीने के बाद सबका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर ये अपने काम पे जुट जाते हैं अच्छे से, जिसमें ज्यादातर काम तो जोई को ही करना पड़ता है। कुछ देर के बाद जोई को जैसन लंच के लिए बाहर लेकर जाता है एक छोटे से रेस्टोरेंट में और ये लोग सिर्फ बर्गर्स ही ऑर्डर करते हैं। फिर जोई कहता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो जैसन अपना एग्जांपल देते हुए कहता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर की मौत हुई थी ना तो वो मेरे लिए कई सारे स्टेप्स में कुछ चैलेंजेस छोड़ कर गए थे जो उनके हिसाब से मेरे लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट्स थे। जोई कहता है उन स्टेप्स के नाम बताओ फिर फटाफट। तब जैसन बताता है कि मनी, फ्रेंड्स, लर्निंग, प्रॉब्लम्स, फैमिली, लाफ्टर, ड्रीम्स, गिविंग, ग्रेटिट्यूड और लव। ये सारी बातें जानकर जोई कहता है कि मतलब मुझे भी तुम्हारी तरह ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। इससे तो जोई का मूड ही खराब हो जाता है कि यार ये क्या है, और उसने जो बर्गर्स मंगवाए थे ना उसे वो पैक करवा कर बेघर लोगों को दे देता है। इसके बाद वो जैसन से पूछता है कि वैसे तुम्हें विरासत में कितने पैसे मिले। जैसन बताता है कि $100 मिलियन। जोई कहता है कि उनका क्या किया तुमने फिर। जैसन कहता है कि समाज की भलाई में लगा दिया और क्या किया। जोई हैरान कि इस बेवकूफ ने अपने लिए कुछ नहीं रखा क्या, इतनी बड़ी अमाउंट दान कर दी। इसके बाद जैसन जोई के कहने पर एंजेलिका से मिस एंडरसन की डायरी उसे दिलवा देता है। फिर वो जोई को एक क्रेडिट कार्ड भी देता है मेमोरियल गार्डन की चीजें खरीदने के लिए। जोई जाता है एक नर्सरी में फूलों के पौधे लेने के लिए जहाँ उसकी मुलाकात कैली से हो जाती है। दोनों को एक ही पौधे पसंद आ जाते हैं, जिससे होता यह कि इनके बीच में थोड़ी फ्रेंडली नोकझोंक हो जाती है और फिर जोई पौधे लेकर आ जाता है घर पर और साथ ही वो अपनी ग्रैंडमा की डायरी रीड भी करने लगता है। दूसरी ओर जैसन अपने ऑफिस में होता है जहाँ एलेक्सिया आ जाती है।
वो कहती है कि एंडरसन की मौत के बाद से तुमने तो मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया, चलो ना आज फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, तुम मैं और क्लोई, कितना मजा आएगा चलो। पर जैसन ये कहकर उसको समझाता है कि फिर कभी, आज तो मुझे सच में बहुत काम है। और यहाँ एलेक्सिया भी उसकी बात समझ जाती है और आई लव यू कहते हुए किस भी कर देती है, फिर चले जाती है वहां से। इसके बाद अगले 1-2 दिन तक हम जोई को अपनी ग्रैंडमा के मेमोरियल गार्डन पे जी लगाकर काम करते हुए देखते हैं। बीच बीच में कैली उसको रिफ्रेशमेंट्स भी देती है, जिससे इन दोनों के बीच एक बढ़िया वाली दोस्ती हो जाती है। अब एक रात जोई डिनर वगैरह करके बर्तन वापस किचन में रखने जा रहा होता है, तो देखता है कि जैसन अभी भी यहीं पे। तो वो पूछता है कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, हर टाइम यहीं रहते हो। जैसन भी हंसते हुए कहता है कि मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ और प्यारी सी बेटी है, इसके अलावा $multi-million की फाउंडेशन भी है। जोई कहता है तुम्हारे मॉम डैड वो? तब जैसन बताता है कि मेरी मॉम तो बीमारी की वजह से चल बसी, और जब मैं 12 साल का था तब मेरे डैड प्लेन क्रैश में मारे गए थे। और इससे जोई जैसन से रिलेट कर पाता है और कहता है तो तुमने भी खुद ही खुद को संभाला ना। जैसन कहता है कि हाँ, पर मेरे ग्रैंडफादर भी मुझसे खुश नहीं थे पहले। इसके बाद जोई जैसन को क्रेडिट कार्ड लौटाते हुए कहता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और तब जैसन हैरान कहता है फिर तुमने सारा खर्चा कहाँ से अरेंज किया? जोई बताता है कि मैंने कुछ खर्च नहीं किया, मैंने तो बार्टर से सारे काम करवाए, यानी जिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की उन लोगों को 1 हफ्ते तक अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंडरसन हाउस में रुकने का मौका दूंगा मैं। अब जैसन तो इम्प्रेस हो जाता है कि लौंडे में दिमाग तो है भाई। फिर जैसन जोई से उसकी फैमिली एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है, तो जोई बताता है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, पर उन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई। उनकी मौत के बाद से मैंने ड्रिंक करना शुरू किया। हाँ, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है, पर इससे भी ज्यादा मेरे डैड को सदमा लगा था कि इतना अमीर होने के बावजूद वो मॉम को बचा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने खुद पर गोली मारकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये सारी बातें बताते बताते जोई इमोशनल हो जाता है, पर वो जैसन से मुंह फेर के खड़ा भी हो जाता है और अपने आंखों के आंसू उसको दिखाता नहीं। फिर वो बात बदलते हुए जैसन से पूछता है कि गिफ्ट ऑफ मनी नेक्स्ट टास्क होने वाला है ना? तो जैसन भी उसे सिर्फ गुड नाइट कहते हुए अकेला छोड़ देता है। फिर वो जाकर बैठता है गस्टो के साथ मिस एंडरसन की मेमोरियल गार्डन में। तो गस्टो जैसन से कहता है कि मुझे अपने डिजाइन से ज्यादा जोई की मेमोरियल डिजाइन ज्यादा पसंद आई। दरअसल दोस्तों, पहले वाला डिजाइन गस्टो ने बनाया था। तो आगे वो कहता है कल मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर। फिर अगली सुबह जाने से पहले गस्टो जोई से मिलता भी है और उसके काम को अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत ही अच्छा मेमोरियल गार्डन बनाया, तो मेरा काम यहाँ पे होता है खत्म, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। फिर नेक्स्ट मीटिंग में जैसन क्लोई के साथ जोई के घर आता है, जहाँ जोई कहता है क्लोई आई एम जोई, देखो हम दोनों के नाम कितने मिलते जुलते हैं ना, कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो क्लोई फट से हाँ कह देती है। इसके बाद एंजेलिका जोई की तारीफ करते हुए कहती है कि मेमोरियल गार्डन तुमने बहुत ही सुंदर बनाया। कैली भी कहती है कि हाँ सही में बहुत ही प्यारा बनाया तुमने गार्डन। इसके बाद एंजेलिका ये भी कहती है कि मैं और जैसन ये मानते हैं कि तुमने मिस शेली एंडरसन की पहली शर्त पूरी कर दी है बढ़िया तरीके से, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑस्कर, जाओ बाहर से हमारे 2 गेस्ट्स को लेकर आओ। कुछ देर के बाद ऑस्कर स्टीव और मैक्स के साथ एंटर करता है। दरअसल दोस्तों, मैक्स एक सिंगर है जो कि साल भर देश विदेश में टूर करके थक चुका है। वो 1 हफ्ते तक एंडरसन हाउस में सिर्फ रेस्ट करना चाहता है। इसके बदले वो एंडरसन हाउस के हॉल रूम में एक कॉन्सर्ट करना चाहता है, और इस कॉन्सर्ट से जो भी फंड रेज होगा वो मैक्स मरीजों के इलाज के लिए डोनेट करना चाहता है। इसके बाद स्टीव कहता है कि हम चाहते हैं कि इस कॉन्सर्ट की सारी तैयारी जोई तुम करो, पर इससे पहले मैक्स को वो हॉल दिखा दो ताकि वो सारा अंदाजा लगा सके कि कैसे और कहाँ पे चीजें होने वाली है, जिससे जोई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मगर क्या प्रॉब्लम है वो उसे अभी इस बारे में किसी को बता नहीं सकता। वो राइडिंग हॉल के अंदर जाने से भी हिचकिचा रहा होता है, तो उसे क्लोई खींच कर अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पे मैक्स सारी चीजें नोटिस करने लगता है कि कहाँ पे स्टेज वगैरह बनेगा, कहाँ पे क्या। तब उसे एक खंबे पे एक होल दिखता है और वो पूछता है कि ये क्या है, जिससे जोई हो जाता है परेशान और क्लोई से कहता है कि चलो क्लोई, मैं तुम्हें अपना फेवरेट स्पॉट दिखाता हूँ। और तब जैसन मैक्स को बताता है कि दरअसल यहीं पे जोई के डैड ने खुद को गोली मारी थी, और ये जो होल है ना ये उसी बुलेट का है। तो यही वजह है दोस्तों जिससे जोई थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो क्लोई के साथ एक टेबल के अंदर घुस जाता है और बताता है कि देखो यहाँ मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है, मैं बचपन में यहीं पर छुपा रहता था। तब जोई देखता है कि टेबल के अंदर एक छोटी सी ड्रॉर है जिसमें एक चाबी भी है, तो वो चाबी अपने पास रख लेता है। तभी वहां पे आता है जैसन और क्लोई से कहता है बेटा जाओ, तुम्हें क्लाउडी आंटी किचन में बुला रही है, कुकी देने के लिए जाओ। इसके बाद जोई जैसन और कैली से कहता है कि उसी हॉल रूम में मेरे डैड ने खुद की जान ली थी और तुम लोग चाहते हो कि मैं वहां पे फील गुड कॉन्सर्ट करवाऊं। जैसन कहता है कि देखो मुझे पता है किसी के खोने का दर्द क्या होता है। एलेक्सिया की बेटी एमिली को मैं कितना मिस करता हूँ, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, पर फिर भी मुझे आगे बढ़ना पड़ा। तो दोस्तों, जो भी डायरेक्ट ये तीसरा पार्ट देख रहा है, तो एलेक्सिया है तो जैसन की पत्नी, लेकिन पहले वो शादीशुदा थी, उसकी एक बेटी भी थी। तब उसकी जैसन से शादी नहीं हुई थी और उस बेटी का नाम था एमिली। वो मर गई थी किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद जैसन ने एलेक्सिया से शादी की और तब उनकी नई बेटी हुई जो फिलहाल 7 से 8 साल की है। यही बातें वो जोई को बता रहा है। वो कहता है कि राइडिंग हॉल में बुलेट होल जो है ना वो तुम्हारी हिस्ट्री का पार्ट है, तुम उसे बदल तो नहीं सकते, पर उसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। तुम्हें बस आगे बढ़ना होगा। इस कॉन्सर्ट से कितनों को फायदा होगा इसके बारे में सोचना होगा तुम्हें। अगले दिन की बात है दोस्तों, एंजेलिका जोई को माइकल नाम के एक एक्स सोल्जर से मिलवाने लेकर जाती है। माइकल ने वॉर में अपना एक पैर खो दिया था, वो व्हील चेयर पर होता है और पैर पे खड़ा भी नहीं हो पाता।
काफी दुखी रहता है बेचारा, क्योंकि वो अब अपनी वाइफ के साथ कभी डांस नहीं कर पाएगा। तब जोई माइकल के हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ तो काम करते हैं भाई, और सभी हंसने लग जाते हैं इस पे। जोई कहता है पैर चले गए तो क्या हो गया, तुम्हें अपने हाथों की शक्ति बढ़ानी होगी, तुम इसे पकड़कर खुद को ऊपर टानने की कोशिश करो। और तब माइकल जोई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लोहे के मशीन के हैंडल को पकड़कर खुद को ऊपर तानने लगता है, जिससे वो इतने महीनों के बाद थोड़ी देर के लिए व्हील चेयर से खुद को अलग कर पाता है। उसे बड़ी खुशी भी होती है। और तब जोई कहता है कि इसी तरह तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी है। अब आगे दोस्तों जोई जेसन से पूछता है कि प्रोस्थेटिक लेग में कितना खर्चा आता है, तो वो ऑनलाइन फिर प्रोस्थेटिक लेग के बारे में रिसर्च करते हैं। अब जोई को मैक्स के कॉन्सर्ट की तैयारी भी करनी होती है, तो हम देखते हैं वो तैयारी कर रहा है, पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करवा कर लोगों में बांटता है और दीवार वगैरह पे चिपका भी देता है, फिर लगाता है स्टेज, लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब मैनेज करता है। तभी वहाँ पे जोई के तीनों फ्रेंड्स आ जाते हैं, और ये वही तीनों हैं जिनके साथ जोई हमेशा ट्रैकिंग पे जाया करता था। उनसे मिलकर भी जोई को थोड़ा रिफ्रेश होता है। अब आगे हम कॉन्सर्ट शुरू होते हुए देखते हैं। बहुत सारे लोग आए होते हैं कॉन्सर्ट को देखने के लिए। यहाँ मैक्स तो सबसे पहले जोई की ग्रैंडमा को याद करता है और उनके सोल को थैंक करता है। फिर वो सोल्जर्स का शुक्रिया अदा भी करता है, जिनकी वजह से बाकी लोग देश में आराम से अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं। इसके बाद वो सॉन्ग गाना शुरू कर देता है, जिसे सभी लोग मस्त एंजॉय करते हैं। तो कॉन्सर्ट के बाद जोई जेसन से पूछता है कि फिर मेरा सेकंड स्टेप पूरा हुआ या नहीं। जेसन कहता है कि हाँ, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मनी जमा हो गया है, जिसकी मदद से माइकल और उसके जैसे लोग फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। वैसे मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जोई, तुम्हें अपने डैड को माफ कर देना चाहिए। तो इस पे जोई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माफ कर दूं? ऐसे कैसे माफ कर दूं मैं अपने डैड को, जिन्होंने मेरे साथ जिंदगी गुजारने के बजाय मौत को गले लगाना सही समझा। मैं नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि उन्हें क्या, हम सबको मॉम की मौत का बहुत दुख था, पर मॉम के बाद मैं डैड के ही सबसे ज्यादा क्लोज था और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। तब जैसन कहता है कि तुम पे क्या बीती होगी ये तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जोई, पर तुम्हें तो फ्रीडम चाहिए ना, और माफी से बड़ी कोई आजादी नहीं होती। तुम उनसे गुस्सा रहकर खुद को ही हर्ट कर रहे हो। एक बार तुम उन्हें माफ कर दोगे ना, तो इससे तुम्हें भी सुकून मिलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें आगे के स्टेप्स में हेल्प करूंगा। तब जोई भी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम इस मंडे छुट्टी लेकर प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाओ। हर टाइम बस मेरे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार करती है और उन्हें तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा फील होता है। अगले सीन में हम जोई को उसके तीनों दोस्तों के साथ एक पब में देखते हैं, जहाँ कैली भी आई हुई है। वो अपने ड्रिंक एंजॉय करती है और वहीं पे जोई भी अपने दोस्तों के साथ पूल खेल रहा होता है। यहाँ जोई के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम उस दिन डोनेशन देना भूल गए थे, तो ये रहा हमारी तरफ से छोटा सा अमाउंट। पर दोस्तों, छोटा सा अमाउंट कहकर ना जोई के दोस्तों ने काफी सारे पैसे डोनेट कर दिए होते हैं, जिन्हें फिलहाल के लिए जोई अपने पास रख लेता है। तभी वो देखता है कि कैली दूर में किसी से फोन पे बात कर रही है, जिससे वो उसके पास जाता है। तो यहाँ पर जोई को ये लगता है कि कैली किसी से जोई की ही बुराई कर रही है, फोन पे वो भी, इसलिए वो अपसेट हो जाता है। पर सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जोई को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जोई के फ्रेंड्स के जाने के कुछ देर के बाद ही जोई भी कैली को घूरते हुए पब से निकल जाता है, जिससे कैली को समझ नहीं आता कि आखिर जोई मुझे इस तरह गुस्से में देखकर क्यों गया। तभी कैली नोटिस करती है कि कुछ गुंडे से दिखने वाले लोग जोई के निकलते उसके पीछे पड़ चुके हैं। तो वो उनके इरादे समझ जाती है और पूल स्टिक लेकर बाहर आती है। देखती है कि सच में वो लोग जोई को मारपीट कर कर पैसे मांग रहे हैं, और ये वही पैसे हैं जो जोई के फ्रेंड्स ने उसे डोनेशन के रूप पर दिए थे। और तब कैली उन गुंडों के पीछे से स्टिक मारना शुरू कर देती है, और एक गुंडा कैली को दबोच लेता है। तब फाइनली कैली का ड्राइवर आकर उसे बचाता है, और फिर दोस्तों हम जोई को कैली की गोद पर सर रखकर कार से अपने घर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन अंजलिका आती है और कहती है कॉन्सर्ट तो सक्सेसफुल रहा, अपने फ्रेंड्स के दिए हुए डोनेशन भी जमा कर दो जोई। जोई परेशान, क्योंकि उसके पॉकेट में पैसे तो है नहीं। उसे लगता है कि जरूर उन्हीं गुंडों ने वो पैसे चुरा लिए होंगे, पर तभी कैली वो पैसे दे देती है जो कि कल रात उसने अपने पास संभाल कर रखे हुए थे। फिर जब जोली कैली को कन्फ्रंट करते हुए माफी मांगता है कि देखो मेरे फ्रेंड्स की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो सॉरी। कैली कहती है समझी नहीं मैं कुछ। तब जोई बताता है कि कल आप कॉल पे मेरी ही बेइज्जती कर रही थी ना। कैली कहती नहीं नहीं, मैं तो किसी और की बात कर रही थी। और तब जोई को अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है कि मैंने बिना पूरी बात सुने ये मान लिया कि वो मेरी बुराई कर रही होगी। इसके बाद जैसन कहता है कि जोई ने आखिरकार प्रूव कर दिया कि वो मेहनत वाला काम कर सकता है, उसके पास सच्चे दोस्त भी हैं, साथ ही वो अपनी गलतियों पे हंस भी सकता है। इसलिए हमें जोई के आगे के स्टेप्स को उतना खींचने की जरूरत नहीं है। पर एंजेलिका कहती है कि बाकी स्टेप्स को तो हम हटा भी सकते हैं, पर इसकी ग्रैंड माँ ने जो सबसे जरूरी शर्त रखी थी कि इसे 1 साल तक यहाँ रहना होगा, उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अभी तुम्हारे पास लर्निंग, ड्रीम, ग्रेटिट्यूड और लव तक पहुंचने के लिए काफी टाइम है। जोई कहता है कि मुझे अब यहाँ और रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एंजेलिका कहती है फिर तो ये अच्छी बात है। अब आगे सुनो, लर्निंग स्टेप्स में तुम्हें सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि सीखी हुई चीजों को दूसरों को सिखाना भी है। इस पे घर के सर्वेंट्स ऑस्कर और हॉथरन बताते हैं, पर ये स्टेप्स भी जोई ने पूरा कर लिया है। देखिए हम दोनों रीडर्स हैं,
हमें बुक्स पढ़ना पसंद है, मगर हमने कभी भी ट्रैवल नहीं किया, तो ट्रैवलिंग की नॉलेज तो हमें नहीं थी। पर जोई ने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और सिखाया कि ट्रैवलिंग के दौरान कब, कैसे और कहाँ क्या चीजें काम आ सकती हैं। एंजेलिका कहती है फिर तो हमें ड्रीम्स पे बढ़ना चाहिए, यानी कि अगले स्टेप पे। तब जोई कहता है कि मेरा ड्रीम तो ये है कि मैं माइकल को उसकी वाइफ के साथ डांस करते हुए देखना चाहता हूँ और एक पेशेंट को उसकी बच्ची को गोद में लेते हुए देखना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली को उनका गिरवी रखा हुआ घर छुड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। जैसन कहता है पर हमारे फंड से इतना कुछ तो नहीं हो पाएगा। तब हॉथरन कहता है कि मिस्टर मैक्स ने भी अपनी ओर से डोनेट किया है। एंजेलिका कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा की एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि सही वक्त पे हम तुम्हें दिखाने वाले थे, पर लगता है वो सही वक्त आ चुका है। चलो सभी डैन में चलते हैं। फिर दोस्तों वहाँ हम मिस सैली एंडरसन की वीडियो प्ले होते हुए देखते हैं, जो कि इमोशनल होते हुए कह रही होती है, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो जो इसका मतलब यह है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मेरी जान के बाद मिस्टर हैमिल्टन के स्टाफ ये घर तुम्हें लीगली ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं शायद, और अब तक जोई तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि एंडरसन हाउस सिर्फ खाने और सोने की जगह नहीं है, इससे कई ज्यादा बढ़कर है। ये जगह होप, हीलिंग और डेस्टिनी की है। मुझे यकीन है कि इस घर की लेगेसी को तुम बरकरार रखोगे। तुम्हारे आगे की अच्छी लाइफ के लिए मैं दिल से बहुत दुआ करती हूँ। वीडियो देखने के बाद जोई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे इस वीडियो की एक कॉपी चाहिए, साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर बिल्कुल अकेला रहूं प्लीज। फिर वो अकेले में उस वीडियो को अपने लैपटॉप में बार बार देखता है और उसे अपने ग्रैंडपा के रुमाल में एक डिजाइन दिखती है, जिसे नोटिस करने के बाद वो तुरंत वो चाबी निकाल कर अपनी ग्रैंडमा के मेमोरियल गार्डन के टॉम के पास जाता है। वहाँ पे एक डिजाइन होती है जिसमें वो चाबी लगने पे टॉम खुल जाता है और उस टॉम में एक लेटर मिलती है। ये लेटर उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए लिखा होता है, जिसमें उसने भी वही सेम बातें की थी कि अपने डैड को माफ कर दो, साथ ही अपना ख्याल रखो, दूसरों के साथ साथ अपने प्रति भी दयालु रहो। ये सब पढ़कर जोई बहुत रोता है और अपनी ग्रैंडमा की सोल से माफी मांगता है कि मैं आपके आखिरी वक्त पे आपके साथ नहीं था, मगर अब यहाँ हूँ और मैं आपको प्राउड फील जरूर करवाऊंगा। एंडरसन हाउस की लेगेसी यूं बेकार नहीं जाएगी। साथ ही दोस्तों ग्रैंडमा ने लेटर में लास्ट में जोई से कहा था कि तुम एक बार ऑस्कर और हॉथरन को बताओ कि वो लेटर तुम्हें मिल चुका है। जब जोई उन्हें बताता है तो वो एक फाइल निकाल कर जोई को देते हुए कहते हैं ये पैसे तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे नाम पे तब जमा किए थे जब तुम 18 के थे। जोई पूछता है इसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो बताते हैं कुछ नहीं, इसकी कोई शर्तें नहीं है। ये जानने के बाद जोई बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके नाम पे उसकी ग्रैंडमा ने बहुत सारे पैसे छोड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो माइकल को उसके प्रोस्थेटिक लेग लगवा के दे सकता है, बाकी जरूरतमंदों को भी मदद कर सकता है। ये काम सही से कंप्लीट हो जाने के बाद हम एंडरसन हाउस में पार्टी होते हुए देखते हैं, जहाँ जोई अनाउंस करता है कि अब से सोल्जर्स और उनकी फैमिली फ्री में एंडरसन हाउस में एक हफ्ता रह सकती है। इस पार्टी में सभी लोग आए होते हैं, जैसन उसकी वाइफ और बेटी, माइकल भी अपनी वाइफ के साथ, गस्टो सभी के साथ। पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं सब और हम जोई को कैली के साथ क्लोजली डांस करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जोई को अपना प्यार भी मिल गया। फिर अगले सीन में एंजेलिका कॉल करके मिस्टर हैमिल्टन को बताती है कि जोई का काम निपट गया है, उसने सारे स्टेप्स अच्छे से पार कर लिए हैं, अब वो एंडरसन हाउस की लेगेसी को बरकरार रखने के काबिल है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं दोस्तों कि हर टाइम काम पे रहने वाला हैमिल्टन वेकेशन पे है, क्योंकि उसने अब रिटायरमेंट ले लिया है और अब उसकी पोस्ट को हैमिल्टन की ग्रैंड डॉटर एंजेलिका ने संभाल लिया है। वहीं जोई भी अपनी बीवी और बेटी के साथ थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए छुट्टी ले रहा है और हमारा जोई अब कैली के साथ ट्रैकिंग पे आया हुआ है। ट्रैकिंग के दौरान जोई उसे शादी के लिए प्रपोज बात। अब जैसन अपने दादाजी यानी बिलियनेयर मिस्टर हॉवर्ड के बिजनेस को, मतलब उनके साम्राज्य को और उनके फाउंडेशन ट्रस्ट को बखूबी हैंडल कर रहा है। वो बहुत बिजी है और फिलहाल किसी मीटिंग में होता है। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि एलेक्सिया को दिखाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है, पर वो हेटी नाम के देश में एक हॉस्पिटल में टर्मिनली इल बच्चों की केयर करने के लिए जाना चाहती है। तब हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है हेस्टिंग्स, जो कि फिलहाल जैसन की पीए भी है। वो एलेक्सिया के लिए एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आई होती है, जो कि जैसन ने खरीद कर दी थी ताकि वो ये ड्रेस पहनकर शाम को जैसन के साथ डिनर पर आ जाए। उस शाम जैसन और एलेक्सिया एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर कर रहे होते हैं। और दोस्तों जब से जैसन ने हॉवर्ड का बिजनेस और ट्रस्ट संभाला है, वो हमेशा बड़ा बिजी रहता है और एलेक्सिया के साथ वक्त नहीं बिता पाता। इसलिए आज बहुत दिनों के बाद वो अपने दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। और तब जैसन उसको रिंग पहनाकर शादी प्रपोज करने वाला होता है कि एक आदमी उसके हाथ में एक लेटर पकड़ाता है। असल में ये कोर्ट नोटिस है, क्योंकि जैसन के ताऊ, चाचा, बुआ इन सब ने दावा किया कि ये बिजनेस और ट्रस्ट उनके पिता की मेहनत की कमाई है और उसमें उन सब का भी शेयर होना चाहिए। जैसन अकेला ही इन दोनों का हकदार नहीं हो सकता। जैसन को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उनके जीते जी तो इन लोगों ने उनके लिए कुछ किया नहीं था, लेकिन अब देखो पैसों के लालच में ये लोग कोर्ट तक जा रहे हैं। अगले दिन वो कोर्ट में अपना दावा सामने रखते हैं, लेकिन जैसन कहता है कि दादाजी ने इसे मेरे नाम किया है क्योंकि उन्हें आप लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उन्हें पता था कि आप लोग उनके पैसे को उड़ा दोगे और कंपनी और ट्रस्ट को कहीं न कहीं छोड़ ही दोगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। फिर एलेक्सिया जैसन से मिलने उसके ऑफिस आती है
और तब जैसन अपने केबिन से उसको देखकर बाहर आ जाता है। वो काफी टेंशन में भी होता है क्योंकि कल कोर्ट में उसे प्रूफ के तौर पर कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसी की मीटिंग एंड डिस्कशन चल रही है। वो पूछता है कि क्या हो गया, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? दोस्तों वैसे पता है क्या, कुछ दिनों से इन दोनों के बीच ना छोटी सी दरार पड़ रही है। पहले की तरह इनके बीच उतनी नजदीकियां नहीं है अब, क्योंकि जैसन बस ट्रस्ट का काम ही करता रहता है। एलेक्सा से बात करने तक की उसे फुर्सत नहीं होती। इसीलिए एक बदलाव के लिए एलेक्सा ने हेती जाकर वहाँ 6 महीने बच्चों के हॉस्पिटल में सर्विस करने का फैसला किया था। उसी के बारे में वो जैसन को बताने आई होती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती। जैसन कहता है कि देखो मैं कोर्ट केस में जरा बहुत बिजी हूँ, हम कल बात करेंगे प्लीज। एलेक्सा कहती है मेरी बात सुनने का भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये लेटर तो पढ़ लो, इसमें मैंने सब लिखा हुआ है। वो भी लेटर लेकर अंदर आ जाता है। एलेक्सा ग्लास के जरिए उसे देखती है और सोचती है कि शायद वो लेटर पढ़ेगा। नहीं यार, वो नहीं पढ़ता। वो मीटिंग पर ध्यान देते हुए उस लेटर को एक बुक में रखकर एक और सरका देता है। एलेक्सा को लगता नहीं कि अब वो उस लेटर को पढ़ेगा और वो बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चले जाती है। जैसन मीटिंग और बाकी काम निपटाकर देर रात को घर आता है। बहुत थका हुआ होता है वो। तब जाकर उसको एलेक्सा की लेटर की याद आती है। एलेक्सा ने बहुत ही इमोशनल होकर लिखा था कि अब हमारे बीच वो प्यार, वो नजदीकियां नहीं रही, एक साथ वक्त बिताने के चांसेस भी कम हो गए हैं। मुझे जरा बदलाव चाहिए, इसीलिए मैं 6 महीने के लिए हिट्टी जा रही हूँ, जहाँ मेरी बेटी एमली की तरह टर्मिनली इल बच्चों को केयर करने जा रही हूँ मैं। खैर मेरी बेटी तो अब नहीं रही, लेकिन उस जैसे जो भी बच्चे हैं उनको देखने का मैंने फैसला किया है। जैसन परेशान हो जाता है और मन की शांति के लिए वो हैमिल्टन से मिलने जाता है, जो कि उसके दादाजी का क्लोज फ्रेंड ही नहीं बल्कि अब जैसन का भी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, जिसने कई साल इस कंपनी और ट्रस्ट की देखभाल की थी। वो हैमिल्टन को बताता है कि जब से मैंने ट्रस्ट संभाला है ना, मैंने एलेक्सा पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है और अब मुझे डर है कि मैं उसे खो ना दूं। ऊपर से कोर्ट केस हो गया है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ये सब कैसे मैनेज करूं। हैमिल्टन कहता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, उन्हें मैनेज करना हमें सीखना पड़ता है। मैंने और तुम्हारे दादाजी ने इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं बेटा। तुम्हारे दादाजी ने तो लाइफ में काफी बाद में बहुत सी बातें सीखी थी, जिनको उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तुम उस डायरी को पढ़ो, शायद उसी में तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वो जैसन को दादाजी की डायरी दिखाता है, जिसमें हॉवर्ड ने 15 साल की उम्र से लेकर लाइफ की कई इंपॉर्टेंट घटनाओं और एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा होता है। हॉवर्ड उस डायरी में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी देखता है, जिसमें एक आदमी की कहानी छपी होती है, जो गरीब पैदा हुआ और अपनी मेहनत से एक बिलियनेयर बना। उस न्यूज़पेपर कटिंग को देखकर ही हॉवर्ड बड़ा इंस्पायर हुआ था और उसने तब फैसला कर लिया था कि मैं गरीब परिवार में पैदा तो हो गया, लेकिन मरूंगा तो एक बिलियनेयर बनकर ही। वो तारीख थी सितंबर 4, 1941। और जैसे जैसे जैसन उस डायरी को पढ़ता है, हमें फ्लैशबैक में उसके दादाजी हॉवर्ड को दिखाते हैं। हॉवर्ड एक आइस कंपनी में काम करता है और जगह जगह जाकर आइस बार सप्लाई करता है। हाल ही में उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा था बेचारे को, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा होता है और उसे घर में कुछ पैसे लाने के लिए स्कूल छोड़कर काम करना पड़ रहा है। एक दिन वो आइस बार लेकर जा रहा होता है तो उसकी उम्र के कुछ अमीर बच्चे जानबूझकर हॉर्न बजाते हैं और हॉवर्ड घबराकर आइस बार गिरा देता है। तब वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उन्हें देखकर हॉवर्ड उदास हो जाता है कि यार क्या जिंदगी है। तरस जाता है कि मैं कब इनकी तरह अच्छे कपड़े पहनूंगा और कब ऐसी कार में सफर करूंगा और कब मेरी लाइफ सुधरेगी। तब उसको एक न्यूज़पेपर दिखता है, जिसमें हेडलाइंस में लिखा होता है कि एक बहुत ही गरीब आदमी किस तरह से बिलियनेयर बना। पर हेडलाइंस देखते ही ना उसकी आंखें अटक जाती हैं और फिर उस पूरी कहानी को वो पढ़ने लगता है और इस पॉइंट से लेकर उसके अंदर जोश पकड़ लेता है और उसे इस आदमी की कहानी से मोटिवेशन मिलती है कि गरीब इंसान भी बिलियनेयर बन सकता है और मैं वो बिलियनेयर बनकर दिखाऊंगा। वो बार बार उस आर्टिकल को पढ़ता है और घर आ जाता है। घर पर उसके पिता, उसकी एक बहन और एक भाई है। सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। डिनर मतलब खाना नहीं, कि पानी जैसा सूप है दोस्तों, जिसको पीकर वो अपना पेट भर रहे हैं। रात के खाने में हाँ यही होता है इनके घर में। हॉवर्ड भी सबके साथ बैठकर उसी सूप को पीने लगता है। तब दूसरी ओर किसी के खांसने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं, हॉवर्ड की माँ है, जो बड़ी बीमार है। असल में वो काम पे जाती थी और हॉवर्ड स्कूल जाता था, लेकिन जब से वो बीमार पड़ी है काम नहीं कर पाती और इसीलिए हॉवर्ड को काम करके पैसे कमाने पड़ रहे हैं। उसकी माँ की बीमारी का इलाज तो है, लेकिन इलाज के लिए इनके पास वही पैसे नहीं है। इस तरह चल रही है इनकी लाइफ। हॉवर्ड अपने पिता को वो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है और कहता है, मैं भी देखना पापा इस आदमी की तरह सक्सेसफुल बनूंगा। और पिताजी कहते हैं कि बेटा लाखों में एक इंसान इस तरह गरीबी से ऊपर उठकर बिलियनर बन जाता है। सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते और तुम ये सपना देखना बंद कर दो और सच्चाई को अपना लो। हमें बस एक वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत होगा। अमीर होने के लिए ना अमीर घर में पैदा होना पड़ता है बेटा, इसलिए ये बेकार के सपने देखना छोड़ दो बस। लेकिन हॉवर्ड को उसके पिता की बात नहीं जचती और उसका दृढ़ विश्वास है कि लाइफ में वो एक दिन सफलता पाएगा और एक अमीर इंसान बनकर दिखाएगा। वो जाकर माँ को भी ये बातें बताता है तो वो बड़ी खुश होती है, लेकिन कहती है बिलियनेयर बनने के सपने छोड़ो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर काम पे चले जाऊंगी बेटा, तब तुम स्कूल भी जा पाओगे और तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हॉवर्ड स्कूल जाना चाहता ही नहीं। उसके माइंड में अब सिर्फ एक ही बात स्वर्ण अक्षरों में लिख चुकी है और वो है पैसा, सिर्फ पैसा। वो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं जल्द ही हमारे परिवार को गरीबी से ऊपर उठाऊंगा
और आपका इलाज भी करवाऊंगा, देखना आप। अगले दिन हॉवर्ड घर पर एक लेटर छोड़कर निकल जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं काम की तलाश में टेक्सास जा रहा हूँ, जल्द ही एक सफल इंसान बनकर लौटूंगा। वो टेक्सास जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, पर उसके पास टिकट के पैसे तो है नहीं। फिर भी बिना टिकट चढ़ने के लिए वो छुप छुप कर जा रहा होता है, और तब एक आदमी उसे पकड़कर खींचता है और कहता है कि सुन भाई, अभी मत जा, खतरा है वहां पर। वहां टीटीआर खड़ा होता है जो ट्रेन से किसी को बाहर घसीट कर पेट रहा होता है। लगता है वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया था। फिर ट्रेन चलना शुरू कर देती है और तब वो कहता है कि चलो अब। दोनों ट्रेन की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तब टीटीआर देख लेता है और इनका पीछा करना शुरू करता है। वो आदमी तो चलती ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन ये हॉवर्ड पीछे रह जाता है। पर इससे पहले कि टीटीआर उसे पकड़ता, वो आदमी हॉवर्ड को पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लेता है। हॉवर्ड भी उसको थैंक करता है कि भाई धन्यवाद, टेक्सास जाने में बहुत समय लगेगा। तो दोनों उस कंपार्टमेंट में भूसे के ऊपर सो जाते हैं। लगता है ये गुड्स ट्रेन है दोस्तों। अगली सुबह हॉवर्ड देखता है कि वो आदमी हवा में कुछ लिखकर प्रार्थना कर रहा है। हॉवर्ड पूछता है ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मैं हर सुबह भगवान को थैंक करता हूँ कि कम से कम मुझे इस हाल में जिंदा तो रखा है, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे भी बदतर हाल में लोग जीते होंगे, है ना? सही बात है ना? फिर टेक्सास स्टेशन से थोड़ी पहले वो आदमी कहता है कि हमें यहीं कूदना पड़ेगा, कहकर वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। हॉवर्ड को तो डर लगता है क्योंकि पहली बार वो ऐसे काम कर रहा था, लेकिन आखिर वो भी कूद पड़ता है। अब ट्रेन के जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसी की तरह कई लोग बिना टिकट ट्रेन में आए थे, सभी कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो हॉवर्ड भी उनके पीछे जाता है। वो एक मार्केट जैसी जगह पे जाते हैं जहां मजदूरी वगैरह के लिए लोगों को ले जाया जाता है। वहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है और एक आदमी फेंस लगाने के काम के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा होता है। सब उस गाड़ी में चढ़ने लगते हैं। तो हॉवर्ड कहता है कि सर, मैं भी बढ़िया काम कर सकता हूँ, प्लीज। और वो कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, इतनी मेहनत का काम तुम नहीं कर पाओगे। वो पास खड़े एक मोटे आदमी को उठाकर कहता है कि सर, ये देखिए, मैं इसे भी उठा सकता हूँ, प्लीज मुझे काम दे दीजिए। कहकर वो आदमी कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम काम करने के लिए इतने उतावले हो तो चलो। फिर वो हॉवर्ड और कुछ और आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। एक बड़ी जमीन पे ले जाकर उन्हें फेंस लगाने को कहता है। और हॉवर्ड तो स्कूल जाने वाला लड़का है, उसे खंबा गाड़ना, फेंस लगाना कहाँ से आएगा? ऊपर से बहुत ही मुश्किल काम भी होता है। वो ठीक से खंबा नहीं गाड़ पाता। तो लगभग उसी की उम्र का एक लड़का कहता है कि इतना ढीला लगाओगे तो तेज हवा में निकल जाएगा, ऊपर से मालिक पैसे भी नहीं देगा। कहकर वो उसे चढ़ाता भी है। और दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं, गस्टो है। अब आप बोलोगे कौन गस्टो? मतलब जो इस मूवी को डायरेक्ट देख रहे होंगे बोलेंगे कौन गस्टो? तो मतलब ये समझ लीजिए, ये गस्टो हॉवर्ड का बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। पर जैसे ही गस्टो के मुंह से वो सुनता है कि पैसे नहीं मिलेंगे अगर काम ढंग से नहीं किया, तो हॉवर्ड डर जाता है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा यार। इसलिए जब आराम का वक्त होता है तब भी वो खंबे गाड़ने में लगा होता है। तब गस्टो कहता है कि आराम नहीं करोगे तो ठीक से कैसे काम कर पाओगे भाई, लो पानी पी लो। इस तरह उसको पानी देकर फिर सिखाता भी है कि ये काम कैसे करना है। और इसी बहाने दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ भी लेते हैं। हॉवर्ड बताता है कि मैं एक बिलियनेयर बनने के लिए आया हूँ। गस्टो कहता है कि मेरा भी ऐसा ही कुछ सपना है, मैं इस तरह की एक बड़ी जमीन खरीदना चाहता हूँ। और जिन्होंने द अल्टीमेट गिफ्ट देखी है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह गस्टो ने अपना सपना पूरा कर लिया था, और उसके पास ऐसी ही एक बहुत बड़ी जमीन भी थी जिस पर उसने जैसन को फेंस लगाने का काम दिया था, है ना? लेकिन अभी गस्टो कहता है कि देखो, अगर तुम बिलियनर बनना चाहते हो ना तो कैलिफोर्निया जाओ, वहाँ मूवीज बनती है, तुम दिखने में भी काफी हैंडसम हो, जरूर मूवीज में तुम हीरो बन सकते हो और जल्दी फिर बिलियनर बन जाओगे। बातों ही बातों में इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस रात सभी ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन हॉवर्ड डायरी में लिख रहा होता है कि आज क्या क्या हुआ। वो मालिक से मिलने जाता है और पूछता है कि सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो भी कहता है कि बताओ क्या बात है। हॉवर्ड कहता है कि सर, आप इतने अमीर कैसे बने? अब मालिक जरा हैरान होता है क्योंकि यहाँ कई लोग काम करने आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा सवाल किसी ने शायद ही किया होगा। और न जाने क्यों हॉवर्ड को देखकर उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ अलग ही आ गया। तो वो हॉवर्ड को बिठाकर कहता है कि लाइफ में कुछ करना हो ना तो बस एक चीज बहुत जरूरी है, मेहनत। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, कभी हार ना मानने का एटीट्यूड, लगातार कोशिश, ये सब जरूरी है। चाहे फिर कितनी मुश्किलें आ जाए, उन्हें स्वीकार करने की, उनका सामना करने की हिम्मत जरूरी है। हॉवर्ड भी कहता है कि थैंक्स सर, लेकिन फिलहाल हम जो ये फैंस लगा रहे हैं इसे पूरा करने में 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि कल ही फैंस बनकर तैयार हो जाए तो क्या आपको कोई मुनाफा मिलेगा? मालिक कहता है कि हाँ, जरूर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन कल एक दिन में तुम लोग इसको पूरा कैसे करोगे? बहुत बड़ी जमीन है बेटा ये। तो हॉवर्ड कहता है कि वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए सर, अगर कल काम पूरा हो गया तो आपको जो एक्स्ट्रा मुनाफा मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे क्या? मालिक भी हंसकर कहता है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा सर, प्लीज आप कल आकर देखिएगा। कहकर हॉवर्ड चला जाता है। अगली सुबह सब काम करने के लिए तैयार होते हैं और गस्टो तब पूछता है कि हॉवर्ड कहाँ है? बाकी सब कहते हैं कि लगता है एक ही दिन में डर कर भाग गया। वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो काम कर पाए, और अब पता नहीं 1 हफ्ते का काम और कितने दिन करना पड़ेगा। फिर सब गाड़ी में उस जमीन पर आ जाते हैं तो वहाँ हॉवर्ड काम कर रहा होता है। असल में सुबह के 3 बजे उठकर वो यहाँ पर आ गया था, लेकिन इतनी दूर न जाने वो पहुंचा कैसे? शायद भाग कर आया था। सभी बौखला जाते हैं कि 3 बजे क्यों आए तुम? हॉवर्ड कहता है कि मालिक ने हमें फैंस लगाने का काम दिया है ना, तो उसे हम 1 हफ्ता क्यों खींचे?
जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे तो आज ही हम फैंस तैयार कर लेंगे और जो पैसे हमें 1 हफ्ते के बाद मिलने हैं वो आज ही लेकर सब अपने अपने घर चले जाएंगे, बढ़िया तो है। ये कहकर अब वो उन्हें काम सिखा रहा होता है कि पहले एक जन गड्ढा खोदता जाएगा, उसके पीछे से एक खंभा गाड़ता जाएगा, फिर एक आदमी फैंस के तार लगाएगा। इस तरह काम आसान भी होगा और जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। सब उसी का तरीका अपनाकर काम शुरू कर देते हैं। तो देखते देखते उतनी दूर तक जमीन का पूरा बॉर्डर बन जाता है और फैंस भी एकदम स्ट्रॉन्ग। फिर क्या था दोस्तों, 1 हफ्ते का काम 1 दिन में करके सभी अपने पैसे ले लेते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। मालिक भी बड़ा खुश होता है कि इस लड़के में जरूर कोई तो बात है और वो हॉवर्ड को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देता है जो कि उसके मुनाफे का आधा हिस्सा होता है। बाकियों को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि सब 1 हफ्ते की पगार पाकर बड़े खुश होते हैं। गस्टो कहता है कि यार हॉवर्ड, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था, तुम इतनी समझदारी से काम करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम तो आग हो आग, हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हो शायद। फिर यहाँ से कुछ देर बात करके हॉवर्ड निकल जाता है और पोस्ट ऑफिस जाकर घर के लिए पैसे भेज रहा होता है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका ड्रेस देखकर साफ पता चलता है कि वो एक बहुत ही अमीर है। खासकर उसने एक एक्सपेंसिव बेल्ट पहनी होती है जिसका बकल बहुत ही स्टाइलिश होता है। हॉवर्ड पूछता है कि सर ये बकल काफी फैंसी और स्टाइलिश है, बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत पैसे देकर ये कस्टम डिजाइन बनवाया। अब हॉवर्ड जरा भी संकोच नहीं करता और झट से पूछ लेता है कि सर प्लीज आप इतने अमीर कैसे बने बताइए ना, मैं भी कैलिफोर्निया जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वहाँ पर आसानी से काम मिलता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। क्या है ना, मैं भी आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए ना। वो भी हंसकर कहता है कि बेटा टेक्सास में सोने का खजाना है, खजाना, इसे छोड़कर तुम कैलिफोर्निया क्यों जाना चाहते हो? और तब हॉवर्ड को पता चलता है कि ये आदमी तेल बिजनेस करता है और टेक्सास में बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर खुदाई की जाती और कच्चा तेल निकालकर बेचा जाता है। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है और इस बिजनेस के जरिए कई लोग बहुत अमीर भी बने हैं। ये बातें बताकर वो चला जाता है तो हॉवर्ड के चेहरे पे एक बढ़िया सी और मोटिवेशनल स्माइल आती है। वो ठान लेता है कि पैसे कमाने का यही अच्छा तरीका है, मैं भी तेल बिजनेस करके एक बिलियनर बनूंगा। फिर वो पोस्ट ऑफिस से निकलकर मार्केट में चल रहा होता है और तब सामने से एक लड़की आती है। हॉवर्ड उसे देखता है और वो हॉवर्ड को लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वो झट से पूछ लेती है कि आज शाम को स्कूल की तरफ एक डांस पार्टी है, तुम आ सकते हो क्या? हॉवर्ड तुरंत हाँ कर देता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन मुड़ मुड़ कर हॉवर्ड को देखती भी जाती है। हॉवर्ड फैसला कर लेता है कि कम से कम इस लड़की के लिए तो मैं टेक्सास में रहूंगा और कैलिफोर्निया नहीं जाऊंगा। उसी शाम वो पार्टी में जाता है और उस लड़की के साथ डांस भी करता है। कुछ देर दोनों बात करते करते डांस कर रहे होते हैं और तब हॉवर्ड एकदम से पूछ लेता है कि हम दोनों शादी कर लें क्या? वो भी हंसती है और लगता है उसे हॉवर्ड बहुत पसंद आ गया था। ये सारी चीजें हॉवर्ड ने अपनी डायरी में बहुत ही रोमांटिक तरीके से लिखी होती हैं। अब आगे दिखाते हैं कि हॉवर्ड उस लड़के से मिलने के लिए अक्सर उसके स्कूल जाता है। हॉवर्ड उसे अपने लक्ष्य के बारे में भी बताता है और वो उसे वो न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाता है और कहता है कि देखो मैं इसकी तरह बिलियनर बनना चाहता हूँ, उसी का सपना लिए अपने गांव छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये सब सुनकर लड़की को हंसी आ जाती है और वो कहती है वो जब होगा तब होगा, फिलहाल मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ, चलोगे क्या? वो मान जाता है तो हॉवर्ड को सीधे वो अपने क्लास टीचर के पास लेकर जाती है और कहती है कि सर क्या इसे भी अपनी क्लास में आप ले लेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये। वैसे हॉवर्ड को पढ़ाई लिखाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो लगता है कि स्कूल जाकर पढ़ना वक्त की बर्बादी है, उस वक्त में कुछ पैसे कमा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तब टीचर उसे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझाने लगती है तो हॉवर्ड कहता है कि सर इस दुनिया में देखो पैसा ही सब कुछ है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लेकर कहता है उनमें से देखो एक ने भी स्कूल की पढ़ाई नहीं की लेकिन पूरी दुनिया उनको जानती है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस के लिए गणित बहुत जरूरी है ना, आप मुझे कोई मैथ का प्रॉब्लम दीजिए, मैं झट से सॉल्व कर दूंगा उसे। और तब उसकी गर्लफ्रेंड, नाम नहीं बताया उसका हमने अभी तक, उसका नाम है हना, वो उसे बड़ा ही मुश्किल प्रॉब्लम देती है और हॉवर्ड तो उसको 5-6 सेकंड्स के अंदर ही सॉल्व कर देता है। हना भी उस प्रॉब्लम को अपने नोटबुक में लिखकर सॉल्व करती है तो आंसर एग्जैक्टली मैच करता है। बस हो गई तसल्ली, कहकर वो हना से गुस्सा होकर बाहर चला आता है। हना अभी उसके पीछे जाती और कहती है मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें स्कूल में ज्वाइन करने को कह रही थी, लेकिन हॉवर्ड बहुत जिद करता है तो वो गुस्सा होकर चले जाती है कि मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारी भलाई चाह रही थी। अगले दिन वो क्लास में बैठी होती है तो उसके टीचर कहते हैं कि एक नया बच्चा आया है हमारी क्लास में, सब उसका स्वागत करो। और हना मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं हॉवर्ड होता है। हना की खातिर उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था। देखा दोस्तों प्यार की ताकत। दोनों अब और क्लोज हो जाते हैं। रात को हॉवर्ड अपने हॉस्टल में पढ़ाई करता है, हना उसे अपने घर भी ले जाती है और अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। सभी बैठकर खाना खाते हैं और फिर हॉवर्ड उसको एक रिंग देकर प्रपोज तक कर देता है। एक दिन वो रेस्टोरेंट में होते हैं तो रेडियो में अनाउंस किया जाता है कि जापानीज आर्मी ने अमेरिका पर हमला बोल दिया, हमें आर्मी में सोल्जर्स की जरूरत है, नौजवानों को चाहिए कि वो देश की सुरक्षा की खातिर आर्मी ज्वाइन करे। अब हॉवर्ड सोच लेता है कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा तो जब वो हना के घर जाकर उसे बताता है तो वो तो रोती है कि तुम मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन हॉवर्ड जिद करता है कि अपने देश के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा, मैं तो जरूर जाऊंगा। इस बात पर दोनों की बहस भी होती है और हना तो उसका दिया हुआ रिंग तक निकाल फेंकती है। हॉवर्ड कहता है कि अच्छा ये बात है तो सुन लो,
मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूल जाओ, कहकर वो चला जाता है वहाँ से। हना तो हॉवर्ड से बहुत प्यार करती है और उससे जुदा नहीं होना चाहती, तो वो रोते हुए घर के अंदर जा रही होती है कि अचानक मुड़कर हॉवर्ड की ओर दौड़ी चली आती है कि मुझे माफ कर दो हॉवर्ड, तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी घर पर। फिर हॉवर्ड आर्मी ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, वॉर के दौरान हॉवर्ड को अपने कैप्टन को एक इंपॉर्टेंट लेटर देना होता है, लेकिन उस जगह पे शूटआउट और भारी बमबारी होती है। बाकी लोग तो जरा सोचते हैं, लेकिन हॉवर्ड छट से कहता है मैं जाऊंगा। लेटर लेकर वहां से वो भागता है। सच में यार, वहां का माहौल बहुत ही खराब था। दोस्तों, हॉवर्ड दुश्मन के गन शॉट से बचकर हर बंकर में छुपकर आगे बढ़ रहा होता है। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, एक बंकर में उसे मिलता है गस्टो। उसको देखकर तो हॉवर्ड चौंक जाता है। तो वो कहता है कि हाँ यार, मैंने भी तेरी तरह देश के लिए लड़ने का फैसला किया था और आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ से इनकी बातें खत्म होती है तो हॉवर्ड लेटर देने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक उसके बहुत पास एक बॉम्ब गिरता है, जिसके इम्पैक्ट से वो दूर जाकर गिरता है। उसके पेट में काफी चोट भी आती है और बहुत खून बहता है। तब गस्टो जैसे तैसे बचाकर उसे नीचे ले आता है और उसके पेट में फील्ड बैंडेज बांधकर खून रोक देता है। उसके बाद हॉवर्ड को उठाकर एक सेफ जगह पे लेके आता है। इस तरह गस्टो ने हॉवर्ड की जान बचाई थी। यहाँ से सीधे 14 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। साल है 1955। हॉवर्ड अब टेक्सास में ही रहता है और उसने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, जिसमें वो कई जगहों पर बोर लगाकर कच्चा तेल निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे अब तक कहीं पे भी तेल नहीं मिला। इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहता है कि क्या करूं। और इन 14 सालों में उसने हना से शादी भी कर ली थी और उनके 3 बच्चे भी हैं। अब क्योंकि अभी तक कहीं तेल नहीं मिला तो घर में आमदनी भी नहीं आती। हना कहती कि तुम कितने दिन उस जमीन के भरोसे बैठे रहोगे, घर की हालात, बच्चों की देखभाल, इन सब का ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते? और हॉवर्ड तो तेल निकालने के चक्कर में ना हना पर ध्यान देता और ना अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता। हना कहती कि मेरी छोड़ो, कम से कम अपने बच्चों के साथ तो जरा हंस खेल लिया करो, वो लोग तुम्हारे साथ रहने को तरस जाते हैं। तब जाकर हॉवर्ड अपने बेटों के साथ कुछ देर वक्त बिताता है, खेलता है। उसका बेटा कहता है कि पापा, आपको तो बॉल भी ठीक से डालना नहीं आता, मैं बॉल फेंकने में एकदम एक्सपर्ट हूँ, पता है आपको? और दोस्तों, जब वो एक्सपर्ट शब्द कहता है तब जाकर हॉवर्ड को रियलाइज होता है कि इतने दिन वो बस अंदाजे से जमीन पर यहाँ वहाँ खुदवा रहा था। उसे इस काम में एक एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। अगले दिन वो एक जियोलॉजिस्ट को बुलाकर अपनी जमीन की जांच करवाता है। वो अपने किसी डिवाइस से चेक करता है और बहुत देर जमीन को पूरी तरह जांच करने के बाद बताता है कि यहाँ पे खोदो, यहाँ तेल मिलेगा। हॉवर्ड एग्जैक्टली वहीं पे खुदवाता है और यहाँ से सीधे कट करके दिखाते हैं कि हॉवर्ड घर आता है और वो भी कच्चा तेल में नहाकर। उसे इस हाल में देखकर हना की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो लिपट जाती है उससे और बच्चों से कहती है, आ जाओ बेटा, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हम अमीर बनने वाले हैं। हॉवर्ड उसी होली में गस्टो को देखने जाता है। वो कार में आ रहा होता है तो हॉवर्ड उसको रोककर कहता है कि यार, तेल मिल गया। खुशी के मारे उसके मुंह से और कुछ निकलता ही नहीं। हॉवर्ड के लिए गस्टो भी बड़ा खुश होता है। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि सिर्फ उस एक ऑयल रिग में से वो रोज का कम से कम 500 बैरल तेल निकाल रहे होते हैं। उस जमाने में एक बैरल का रेट होता था $2, मतलब एक हॉवर्ड, मतलब हॉवर्ड की एक दिन की कमाई हो गई थी $1000। पर हॉवर्ड यही नहीं रुकता कि इसी तरह जमीन के हर कोने में वो तेल का पता लगाएगा और उन ऑयल रिग्स में से वो मिलियंस कमाएगा। फिर वो अपने वर्कर से हिसाब किताब मांगता है कि अभी तक कितने बैरल का तेल निकला। और तब वहाँ पर 2 कार्स आती हैं। एक आदमी आकर हॉवर्ड को एक कोर्ट ऑर्डर देकर जाता है। दरअसल हॉवर्ड ने जिस आदमी से जमीन खरीदी थी, उसने अब दावा किया है कि इस जमीन में जो तेल निकल रहा है उसका 50% मुनाफा उसे चाहिए। उसी का कोर्ट नोटिस है ये। अब कोर्ट में हॉवर्ड की तरफ से लड़ने के लिए एक लॉयर चाहिए, तो वो टेलीफोन बूथ में जाता है जहाँ कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स की लिस्ट होती है। उनमें से एक लॉयर का नंबर निकालकर हॉवर्ड उसे कॉल करता है और बताता है कि 2 साल पहले मैंने एक आदमी से जमीन खरीदी थी, पर अब वो ये कह रहा है कि जमीन भले ही मैंने बेच दी थी, लेकिन यहाँ का मिनरल रिसोर्सेस में उसका अभी भी 50% शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है। तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे? वो लॉयर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम जमीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ जाना, मैं तुम्हें कोर्ट में मिल जाऊंगा। हॉवर्ड भी केस के दिन कोर्ट जाता है। वहाँ पे एक आदमी उससे मिलने आता है। यही है वो लॉयर जिससे हॉवर्ड की बात हुई थी, और ये कोई और नहीं, फ्यूचर में उसका बेस्ट फ्रेंड और पार्टनर बनने वाला हैमिल्टन है। इस तरह हुई थी इन दोनों की पहली मुलाकात। हॉवर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने के बाद हैमिल्टन उस पिछले ओनर के लॉयर से बात करता है और कहता है कि सर, डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हैं। आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को 2 साल और 3 महीने पहले ये जमीन बेची थी, और कानून के हिसाब से 2 साल के अंदर अगर इस जमीन में कोई मिनरल रिसोर्सेस निकले तो उसमें आपके क्लाइंट को 50% हक मिलता। लेकिन अभी तो 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, इसीलिए आपका क्लाइंट ये दावा नहीं कर सकता। अगर आप इस केस को कोर्ट में लेकर जाएंगे तो जज की डांट जरूर पड़ेगी तुम्हें कि तुमने कानून पढ़ा या फिर नहीं। अब आप ये फैसला कर लीजिए कि क्या करना है।
है। उस लॉयर की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने क्लाइंट को डांटता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इस तरह ये केस जज तक पहुंचता ही नहीं और हैमिल्टन ने आउट ऑफ कोर्ट ही मामला सेटल कर लिया था। हावर्ड बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसकी काबिलियत को देखकर और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हैमिल्टन, क्या तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग मेरे लॉयर बनकर रहोगे? सैलरी जितनी मांगोगे दे दूंगा। और हैमिल्टन को भी हावर्ड का एटीट्यूड बहुत जच जाता है और वो मान जाता है। इस तरह शुरू हुई थी इनकी फ्रेंडशिप। इसके 13 साल के बाद हावर्ड ने अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा ऑयल प्लांट लगा दिया और अब वो करोड़पति है दोस्तों। दिन में लाखों बैरल्स तेल निकाला जाता है। हैमिल्टन उसके साथ ही होता है और उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके हैं और सभी बड़े खुश भी हैं, सभी बड़े भी हो चुके हैं। लेकिन अब वो अमीर घर के बच्चे तो पैसों में खेलते हैं, पर दिक्कत यह है कि न माँ की सुनते हैं न बाप की और ना किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स के साथ शहर घूमते हैं, पार्टीज करते हैं, महंगे महंगे शौक हैं उनके, लेकिन पापा को देखते सब एकदम अच्छे बच्चों की एक्टिंग करते हैं। बेटी तो प्यार से बातें करके हावर्ड की जेब से पैसे भी ले लेती है। फिर हना हावर्ड को बताती है कि देखो हमारे बच्चे हाथ से निकले जा रहे हैं, तुम उनको जरा डांटते क्यों नहीं? लेकिन हावर्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, उसे भी एहसास है कि बच्चे बिगड़ गए हैं। फिलहाल उसे बिजनेस के सिलसिले में कैलिफोर्निया जाना होता है, तो वो हना से कहता है कि मेरी चीजें पैक कर दो। कहकर वो ये चला जाता है। हना एकदम अकेला महसूस करती है क्योंकि अब ये परिवार नहीं रहा। सब अपनी धुन में मस्त हैं, साथ बैठकर प्यार की 2 बातें करने का ना बच्चों के पास टाइम है और ना हावर्ड के पास। और तो और अब इनके पास पैसा है, लेकिन खुशी लुट चुकी है इनकी। अगले सीन में हावर्ड और हैमिल्टन कैलिफोर्निया में होते हैं और ये लोग अपनी खुद की एक ऑयल रिफाइनरी खरीदने के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अपनी रिफाइनरी होगी तो हावर्ड अपना कच्चा तेल खुद रिफाइन करके बेच सकेगा, जिससे मुनाफा और बढ़ेगा और एक बिलियनर बनने का उसका सपना भी जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो आदमी इनको रिफाइनरी बेचने वाला है ना, रिसेंटली उसकी रिफाइनरी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। इस वजह से वो बहुत ही कम दाम में अपनी रिफाइनरी बेचेगा, इसी उम्मीद में ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन बिजनेस में हावर्ड और उसके बीच एक तरह की राइवलरी भी है, जिसकी वजह से वो इस डील पे साइन करने में जरा खींचातानी करता है और कहता है कि मुझे इस डील के बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप लोग 2-3 दिन का वेट कीजिए, 3 दिन में क्रिसमस भी है तो तब डिसाइड करते हैं। खैर 3 दिन रुकने का ये डिसाइड करते हैं। यही सोचकर दोनों वहीं के एक होटल में रुक जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक उस ओनर की तरफ से कोई फैसला नहीं आता। हैमिल्टन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी क्रिसमस से पहले अपना फैसला बताएगा। तुम वापस जाओ और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो, यहाँ मैं देख लूंगा। और यहाँ पर पता चलता है कि हैमिल्टन की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ चल बसी थी। अब उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है, इसीलिए वो चाहता है कि कम से कम हावर्ड अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। लेकिन हावर्ड कहता है कि नहीं, मैं ये डील क्लोज किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम जाओ और क्रिसमस के दिन अपनी माँ के पास रहो। और कोई रास्ता न पाकर हैमिल्टन भी निकल जाता है। क्रिसमस भी खत्म होता है और तब रिफाइनरी का ओनर आता है। उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया था। वो कहता है कि 20 साल पहले मुझ में भी तुम्हारी तरह बिजनेस में कुछ कर दिखाने का जोश था। अब तुम में वो जोश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि तुम इंतजार नहीं करोगे, चले गए होंगे, लेकिन तुम सिद्धि निकले, बिल्कुल मेरी तरह। तुम जरूर कुछ बड़ा कर दिखाओगे। ये लो कॉन्ट्रैक्ट और अब तुम भी अमेरिका के गिने चुने बिलियनर्स में से एक हो जाओगे। कांग्रेचुलेशंस। अगले दिन न्यूज़पेपर में हावर्ड के बारे में एक आर्टिकल छपा होता है कि उसने एक ऑयल रिफाइनरी खरीदी है और अब वो भी अमेरिका का एक बिलियनर है। ये पढ़कर वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि यही देखने को तो उसकी आंखें तरस रही थी बचपन से। तब उसे कॉल आता है और वो तुरंत अगली फ्लाइट में वापस लौट आता है। हना तो रो रही होती है। फिर पता चलता है कि हैमिल्टन का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी दोनों किडनीज डैमेज हो चुके थे। पर हमें भूलना नहीं चाहिए, हावर्ड की सफलता का एक बहुत बड़ा अहम कारण है हैमिल्टन। उसे इस हाल में देखकर हावर्ड तो टूट जाता है और उस रात वो रोते हुए इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखता है। तब वो हैमिल्टन की रिपोर्ट्स देखता है, जिसमें उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है, जो कि हावर्ड का भी है। हावर्ड जरा भी नहीं सोचता और अपने दोस्त हैमिल्टन को अपनी एक किडनी डोनेट करके उसकी जान बचा लेता है। और जब हैमिल्टन को होश आता है ना, तो वो तुरंत समझ आता है कि हावर्ड ने उसे किडनी दी है। उसका पहला सवाल होता है कि तुमने रिफाइनरी खरीदी या नहीं? हावर्ड कहता है खरीद ली यार, मतलब अब तुम एक बिलियनर हो, है ना? हावर्ड कहता है कि मैं नहीं, हम बिलियनर बन गए। लेकिन अब तक की मेरी लाइफ ने मुझे एक अजीब सा पाठ पढ़ा दिया। बचपन से मैं बिलियनर बनना चाहता था और जब मैं बिलियनर बन गया तो मुझे अजीब सा सूनापन महसूस हो रहा है। इसके आगे मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं। बिलियनर बनने की दौड़ में शायद मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ गया। हद से ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत पड़ चुकी है मेरे बच्चों को। सबके सब बिगड़ गए हैं। इन सब का कारण शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया और हना को तो मैं अकेले ही छोड़ आया। उस पर क्या बीत रही होगी ये मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब जितना कमा लिया बस काफी है। अब मैं ना सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान दूंगा, बल्कि अपने पैसों से जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूंगा। मैं एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके जरिए मैं कुछ अच्छे काम करूंगा। फिर डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद हावर्ड अपने बच्चों के लिए एक टेस्ट रखता है, जिसके बल पर वो डिसाइड करेगा कि उसके बाद उसकी कंपनी और उसके ट्रस्ट को कौन संभालेगा। वो बच्चों को बुलाकर कहता है कि आज के बाद इस घर में जो भी कमाई आएगी
उसका एक हिस्सा उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाएगा। उसके लिए मैं एक चैरिटी ट्रस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तुम लोग भी उसका एक हिस्सा रहोगे। अब मैं हर एक को $10,000 दूंगा, तो इन पैसों से तुम उन लोगों की मदद करोगे जिनको इनकी सख्त जरूरत है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर उदारता का गुण बढ़े। कहकर वो चारों को $10,000 दे देता है। पैसे पाकर सब बड़े खुश होते हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये लोग किसी की भी मदद करेंगे। पर ये भी कहते हैं कि थैंक्स पापा, हम जरूर दूसरों को दान करेंगे। लेकिन जाते जाते वो आपस में बातें करते हैं कि मैं तो शॉपिंग करूंगा, मैं तो पार्टी में एंजॉय करूंगा। और ये सारी बातें सुनकर हॉवर्ड और हना बहुत दुखी होते हैं। लेकिन एक बेटा वापस आकर हॉवर्ड को पैसे लौटा देता है और कहता है कि पापा, आप जो ट्रस्ट शुरू करने वाले हैं उसके लिए मेरी तरफ से इसे डोनेशन के तौर पर रख लीजिए और दूसरों की मदद करिए। कम से कम उसे देखकर हॉवर्ड और हना की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि कम से कम एक बच्चा तो ऐसा निकला जो पैसों का लालची नहीं है और दूसरों की मदद करना चाहता है। हॉवर्ड उसको शाबाशी देता है और ये बच्चा कोई और नहीं, जैसन का पिता है दोस्तों। इसीलिए हॉवर्ड ने फैसला किया था कि उसके बाद उसके बिजनेस और उसके ट्रस्ट की जिम्मेदारी वो जैसन के पिता को ही देगा। लेकिन जब वो प्लेन क्रैश में मारा गया तो हॉवर्ड को विश्वास था कि यही अच्छा गुण और यही उदारता उसके बेटे जैसन में भी होगी। इसीलिए उसने जैसन को इतने टास्क दिए और उसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाहता था। वो ये सारी बातें दादाजी की डायरी में पढ़कर जैसन रियलाइज करता है कि उसके पापा ही दादाजी के चहेते बेटे थे। और तब वहां पर हैमिल्टन आता है। दादाजी की डायरी पढ़कर जैसन को बहुत सीखने को मिला और अब उनमें से एक इम्पोर्टेंट सीख यह है कि बिजनेस, ट्रस्ट, पैसा, इन सबसे जरूरी है परिवार। उसकी उलझन लगभग दूर हो चुकी थी। हैमिल्टन कहता है कि कल कोर्ट में केस है ना, उसे मैं देख लूंगा। तुम सबसे पहले जाकर एलेक्सिया से मिलो, उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, उसे अपनी बात समझाओ, चाहे कितनी महीने क्यों न लग जाए, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। जैसन का जी हल्का हो जाता है और वो सीधे हैटी चला जाता है। एलेक्सिया से बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है, तुम्हारे भरोसे उतना बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, तुम उसे अच्छी तरह संभालो और दूसरों की मदद करो बस। मुझे नहीं लगता कि शादी करके हम खुश रह पाएंगे, उससे तो अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते चले जाएं। लेकिन जैसन उसको भी समझाता है कि देखो, मेरी भी यही उलझन थी, लेकिन अब दादाजी से मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अब मेरा माइंड एकदम क्लियर है। मैं परिवार की अहमियत को समझ चुका हूँ। अगर तुम कहो तो तुम्हें यहाँ जितने भी महीने रहना है रह लो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यहाँ बच्चों की केयर कर लेना, मैं यहाँ झाड़ू पोछा करके कोई काम कर लूंगा, पर प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। इस तरह से वो काफी विनती करता है। आखिर दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और हेटी में उनकी शादी भी होती है। हैमिल्टन और हेस्टिंग्स भी आए होते हैं। सब बढ़िया चल रहा होता है। तब जैसन हवा में कुछ लिखकर प्रार्थना करने लगता है तो एलेक्सिया पूछती है, क्या कर रहे हो? हॉवर्ड कहता है कि मेरे दादाजी को किसी ने सिखाया था कि हमें जो जिंदगी मिली है उसके लिए हमें भगवान को थैंक करना चाहिए। वही कर रहा हूँ। मैंने भगवान से कुछ वरदान भी मांगे